Hello everyone. This side Ashish. Today we are going to start the part 3 of the training with respect to ISO 17025 2017. Uh, we covered up to the clause 6th, that is the resource requirements in the part 2, and the earlier clause introduction to the clause 5 we covered in the part 1 video. I believe you go through with the my two initial parts of this particular standard training of ISO 17025 before starting this particular part as three that are essential to attend before going to this part um, to initiate this training. So let's start this particular clause 7 process requirements. यहाँ पे हम लोग सारी तरह की एक्टिविटीज़ जो भी होनी है लेबोरेटरी के अंदर उसको कैसे टेक केयर करना है, क्या चीज़ें उसके इन डेप्थ में जाके चीज़ें हमें रिव्यू करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, कंफर्म करनी है और उसके बेसिस पे ही हमें आगे बढ़ना है। हम वो किसी भी एक्टिविटी में हो, किसी भी स्टेज में हो लेबोरेटरी के वर्क सिस्टम के, उन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्लॉज में, जो कि प्रोसेस रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है एज ए क्लॉज 7। ये लार्जेस्ट क्लॉज है ISO 17025 का। सो पहली जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एज अ प्रोसेस रिक्वायरमेंट अंडर क्लॉज 7 इस 7.1, जहाँ पे हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट, टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो हेडिंग से आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्लॉज में हम क्या समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिव्यू की बात है कि रिक्वेस्ट जब भी हमें कोई रिसीव होगी लैब एक्टिविटी से रिलेटेड, कोई टेंडर हम देखेंगे जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना है अपनी लेबोरेटरी के बिजनेस के लिए, या फिर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मलाइज करेंगे, तो उस केस में हमें रिव्यू करते करते वक्त क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अंदर पहली मैंने जो हेडिंग ली है वो है रिव्यू प्रोसीजर ऑफ रिक्वेस्ट, टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये आरटीसी के फॉर्म में मैंने लिखा है यहाँ पे आरटीसी। इसमें पहली जो मैंने सब हेडिंग ली है वो है रिक्वायरमेंट्स। आपको समझाने के लिए मैंने ये इस तरह से अपनी पीपीटी तैयार की है ट्रेनिंग की, जिससे आपको कीवर्ड्स याद रहें पर्टिकुलर हेडिंग के रिस्पेक्ट में, जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी हो। तो फर्स्ट सब हेडिंग है रिव्यू प्रोसीजर ऑफ आरटीसी के अंदर रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड, डॉक्यूमेंटेड एंड अंडरस्टूड। सेकंड हेडिंग ली है मीटिंग रिक्वायरमेंट्स, कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज। थर्ड हेडिंग ली है एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। इसमें जो चीज़ें हैं वो है एडवाइस टू कस्टमर एंड अप्रूवल। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मैंने ली है अप्रोप्रिएट मेथड्स सेलेक्टेड एंड कैपेबल। और नेक्स्ट जो उसके हेडिंग मैंने बनाई है इसमें सिंप्लीफाइड वे। तो ये फर्स्ट हमारा जो सब क्लॉज हम कह रहे हैं यहाँ पे, या फिर हेडिंग है सब क्लॉज की मैंने बनाई है रिव्यू प्रोसीजर फॉर आरटीसी के अंडर में, ये चीज़ें हैं। अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि हमें रिव्यू को कैसे टेक केयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसा कि हेडिंग मैंने बनाई थी प्रोसीजर के बारे में, वहाँ पे लिखा था कि हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसके थ्रू हम रिव्यू कर सकें जो भी हमें रिक्वेस्ट मिलते हैं, टेंडर्स मिलते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं अपनी लैब एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, जिसके थ्रू हम इंश्योर कर सकें कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है काम को लेके, कैपेबिलिटी को लेके, कैपेसिटी को लेके, कॉम्पिटेंसी को लेके, रिसोर्सेज को लेके, वो सारी चीज़ें हम फुलफिल कर पाएंगे। तो ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रिव्यू के ज़रूरी है आपके लेबोरेटरी के अंदर। आपको एक डॉक्यूमेंटेड मैनर में एक प्रोसीजर डेवलप करना है जिसको आप विद टाइम जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उसको रिकॉल करें, उससे रेफरेंस लेके शायद इसको कम्प्लीटली आप रिव्यू कर सको। किसी तरह का भी रिव्यू रिक्वेस्ट आपको मिलता है लैब एक्टिविटी से रिलेटेड,
टेंडर्स मिलते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं उस केस में। साथ ही साथ सेकंड जो बात आती है इसमें इंश्योर करने की बात है, हम जो प्रोसीजर हम बनाएंगे उस वो हमें हेल्प करेगा, जो रिक्वायरमेंट है वो हम उस प्रोसीजर का हेल्प लेके ये क्लियर कर सकते हैं कि वो एडिक्वेटली डिफाइंड हो, कि जो उसकी डिफिनीशन हो उसमें क्लैरिटी हो, कहीं पे भी कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो या फिर कोई डाउट ना हो। इन सब चीज़ों से हम उस प्रोसीजर का यूज़ करके जो रिक्वायरमेंट्स है उसको क्लियर कर सकेंगे। और साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड या कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो। ऐसा ना हो कि वो वर्बल फॉर्म में आपको मिली हो या मतलब जो कि आप, क्योंकि लीगल बाइंडेड आपको लेबोरेटरी एक्टिविटी आप रन कर रहे हो, जैसे कि हमने पिछले क्लॉजेस में बात की थी, तो हर चीज़ ये डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए आपके पास। तो जो भी रिक्वायरमेंट मिले आपको वो डॉक्यूमेंटेड मैनर में हो, ये भी इंश्योर करना उस प्रोसीजर के थ्रू। साथ ही साथ आपको किसी तरह का डाउट ना हो, क्लियरली आप अंडरस्टूड करो उस चीज़ को, आप अच्छे तरीके से समझ गए उस रिक्वायरमेंट को। इन सारी चीज़ को आपको इंश्योर करना है इस प्रोसीजर के थ्रू। तो ये प्रोसीजर के अंदर आपको क्लैरिटी लानी है कि आपके पास इस तरह का प्रोसीजर हो जिसमें इन सब चीज़ों के ऊपर आप अच्छे से गो थ्रू कर सको और आपको क्लैरिटी मिल सके। जब भी आप एक कोई रिक्वेस्ट है, टेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके रिक्वायरमेंट्स को आप समझना चाहोगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसमें बात आती है रिक्वायरमेंट्स की। सेकंड बात जो थी रिक्वायरमेंट की को मीट करने की, मीट द रिक्वायरमेंट मैंने हेडिंग ली थी। तो जब हम रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो सेकंड हमारी चीज़ आएगी कि उस रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी है कि और रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। उसको हमें मैच करना है कि जो भी रिक्वेस्ट हमें मिले हैं, टेंडर मिले हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, उनसे रिलेटेड हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिसोर्सेज हमें किस किस तरह की चीज़ें हमें हमें चाहिए होती हैं लेबोरेटरी की एक्टिविटी को अच्छी तरीके से डिलीवर करने के लिए। और साथ ही साथ वो जो रिसोर्सेज हैं उनकी कैपेबिलिटी है कि नहीं, जो भी वॉल्यूम है रिक्वायरमेंट्स का, जो भी स्कोप है रिक्वेस्ट का, उनको हम एज अ कैपेबिलिटी हम मैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है प्रोसीजर के अंदर आना चाहिए, हम उसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, क्लियर करेंगे या जस्टिफाई करेंगे कि हम कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज को भी मैच कर सकते हैं। थर्ड जो इसमें बात आती है, जो हमने अभी सब हेडिंग की तरह बात की थी एक्सटर्नल प्रोवाइडर की, जो पर्पल कलर में आपने देखा होगा, उसमें है कि जो हमारी एक्सटर्नल प्रोवाइडर की हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, एक्सटर्नल प्रोवाइडेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट के अंदर उनको हमें मैच करना है इस प्रोसीजर के थ्रू। जब भी हमें अपनी कैपेबिलिटी को रीच करने के लिए रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में, टेंडर के रिस्पेक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर की हेल्प लेने वाले हैं अगर है तो। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो बोलता है कि अगर इस तरह की ज़रूरत आपको पड़ती है एक्सटर्नल प्रोवाइडर की, तो आपको एडवाइस करना है कस्टमर को कि आप एक्सटर्नल प्रोवाइडर का यूज़ करोगे वर्क डिलीवरी को लेके, अपनी एक्टिविटीज़ को डिलीवर करने के लिए आप कस्टमर को, और साथ ही साथ एडवाइस करने के उनसे अप्रूवल भी लेना है इस पर्टिकुलर जो हमारी मेथडोलॉजी है वर्क डिलीवरी को लेके जिसमें हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर का यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो हमारे पास हमें एडवाइस भी करना है, अप्रूव भी कराना है कस्टमर के थ्रू, जब भी हम इस तरह की एक्टिविटी को आउटसोर्स करेंगे, एक्सटर्नल प्रोवाइडर से लेंगे। इसके साथ ही स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ें और रेफरेंस के लिए दी हुई हैं एज अ नोट इस पर्टिकुलर प्रोवाइडर के रिस्पेक्ट में, कि हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर की ज़रूरत कब पड़ती है। मतलब जब भी हमारी लेबोरेटरी की एक्टिविटी को हम डिलीवर करने जाते हैं किसी भी रिक्वेस्ट, टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे हो सकती है हमारे पास रिसोर्सेज ना अवेलेबल हो उस रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में, या फिर हमारी कैपेबिलिटी ना हो उसके रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे। तो उस केस में हमें मतलब
एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है जब हम सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है कि कब हमें मतलब एक्सटर्नल प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें रिसोर्सेज का इशू हो सकता है, कॉम्पिटेंस का इशू हो सकता है, कैपेबिलिटी का इशू हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको डिसाइड करना है एक प्रोसीजर के थ्रू कि अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है एक्सटर्नल प्रोवाइडर की, तो हम उसको एडवाइस करेंगे कस्टमर को, साथ ही साथ उससे अप्रूवल लेंगे इस चीज़ के लिए कि हमें क्यों ज़रूरत है और अ, किस तरह से हम इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर हमें वर्क डिलीवरी के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। इसके साथ ही साथ अ, हमारे जो प्रोसीजर की बात यहाँ पे हो रही है, जो हमारा मेन हेडिंग है जो कि आपको रेड कलर में डिस्प्ले है, जिसके थ्रू हम रिव्यू करने जा रहे हैं रिक्वेस्ट टेंडर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को। उसका जो लास्ट पॉइंट है वो है अप्रोप्रिएट मेथड, कि हमारे पास प्रोसीजर के अंदर अप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए उस जिससे हम सेलेक्ट कर सकें, अपनी कैपेबिलिटी को जस्टिफाई कर सकें कस्टमर की रिक्वायरमेंट उसके रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ें हैं, जब हम प्रोसीजर की बात करेंगे इन सारी चीज़ों को हमें कंसीडर करना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं मेन, जब भी हम एक प्रोसीजर की बात करेंगे जिनके थ्रू हम रिव्यू करने जा रहे हैं रिक्वेस्ट को, टेंडर्स को या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को। इसके साथ ही एक पॉइंट एडिशनल नोट में है स्टैंडर्ड के, कि कोई अगर आपके पास रेगुलर कस्टमर है जिसकी आपको मतलब सिमिलर रिक्वायरमेंट्स आपको मिलती रहती हैं लेबोरेटरी एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में आ रही हो, टेंडर के फॉर्म में आ रही हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के फॉर्म में आ रही हो, और वो रूटीन कस्टमर हो आपका, तो जो ये हमने 4 चीज़ें बात करी प्रोसीजर के अंदर हमने रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट्स को, तो वहाँ पे हम कुछ सिंप्लीफाइड वे में रिव्यू कर सकते हैं इस प्रोसीजर का यूज़ करते हुए कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स का। तो ये चीज़ें हैं जो हमारा फर्स्ट मैंने हेडिंग में कवर किया, रिव्यू ऑफ प्रोसीजर ऑफ आरटीसी। ठीक है, इसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग मैंने ली है इन्फॉर्म कस्टमर। इसके अंदर कीवर्ड्स है मेथड, इनअप्रोप्रिएट, आउट ऑफ डेट। फिर सेकंड हेडिंग है, सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट की स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी, स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड डैश टेस्ट ऑब्लिक कैलिब्रेशन डैश डिसीजन रूल क्लैरिटी डिफाइंड ISO IEC गाइड 98-4। ठीक है, और एक पॉइंट मैं और ले लेता हूँ, आरटीसी डिफरेंस, रिजॉल्व एक्टिविटीज कमेंस, इंटीग्रिटी डैश वैलिडिटी। तो मैंने यहाँ तक 3 पॉइंट कवर किए हैं जिनको मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। सेकंड पॉइंट जो है, इसमें बात इस तरह से होती है, स्टैंडर्ड जो कहता है कि अगर आपके सामने कस्टमर ने कोई रिक्वायरमेंट दी है और उसमें कुछ मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे आपको अपनी लैबोरेटरी की एक्टिविटी को डिलीवर करना है, तो इन केस अगर वो मेथड आउट ऑफ डेट हो गया है या फिर इनअप्रोप्रिएट है, तो उस केस में आपको इन्फॉर्म करना है कि जो मेथड रिक्वेस्ट किया गया है आपके द्वारा, कस्टमर के द्वारा, वो आउट ऑफ डेट हो चुका है या फिर इनअप्रोप्रिएट है। ये दोनों कंडीशन, इनअप्रोप्रिएट, आउट ऑफ डेट, तब आती है नॉर्मली जैसे कि स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल या फिर नेशनल, वो अपडेट हो जाते हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट आ जाता है, तो उस केस में इस तरह की सिनेरियोज जनरेट होते हैं। या फिर इनअप्रोप्रिएट की बात करें, जब हमारे पास कुछ नए साइंटिफिक मेथड्स डेवलप हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग एक्टिविटी को लेके, कैलिब्रेशन एक्टिविटी को लेके, तो उस केस में जो पुराने मेथड्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं वो इनअप्रोप्रिएट और आउट ऑफ डेट कहलाते हैं। तो इस तरह की अगर सर्कमस्टांसेस लैबोरेटरी को पता चलती है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के थ्रू, तो ये पर्टिकुलर चीज़ मेथड को लेके आपको कस्टमर को इन्फॉर्म करनी है जब भी आप काम को आगे लेके जाएं और
रिव्यू के अंदर इस चीज़ को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये भी आप प्रोसीजर में ऐड कर सकते हो, जो हमारी प्रोसीजर की बात हुई थी इससे पहले वाले पॉइंट में, कि हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे इन्फॉर्म करना है कस्टमर को मेथड्स को लेके। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बात आती है स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी की। अ, कि जब भी एक कस्टमर स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी की बात करता है, रिक्वेस्ट करता है आप एज अ लेबोरेटरी आपके सामने, जिसमें कि एक हमें रेफरेंस देना है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का या फिर स्टैंडर्ड का, जो कि एक टेस्ट या कैलिब्रेशन को लेके हो सकता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको जो डिसीजन रूल है वो क्लियरली डिफाइन करना है। ठीक है, कि किसी तरह का मतलब डाउटफुल ना हो जब भी कोई आप जो स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी आप रिपोर्ट के माध्यम से थ्रू आप किसी आप कस्टमर को दे रहे हो, तो उसका अगर कोई उस रिपोर्ट का फर्दर यूज होना है आगे, तो वहाँ पे जो भी उसको पढ़ने वाला है उसके अंदर किसी तरह का डाउट ना रहे। जिस इसके लिए आपके पास डिसीजन रूल आपको क्लियरली डिफाइन करना है अपने जो रिपोर्ट आप जनरेट कर रहे हो। ठीक है, उसमें स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए या फिर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और जिसके बेसिस पे आपने टेस्टिंग की है और रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं और फर्दर डिसीजन मेकिंग की है स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी के लेके। तो ये चीज़ें हैं पॉइंट 3 में, मतलब थर्ड पॉइंट जो है इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अंदर, ये भी हम प्रोसीजर के अंदर ऐड कर सकते हैं कि हमें स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी किस माइंडसेट से देना है, क्या मेथड यूज़ करना है, हमारा डिसीजन रूल क्या होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी के लिए। इसके साथ ही अगर डिसीजन रूल जो है वो क्लियर ना हो रिक्वायरमेंट में, उसमें किसी तरह का कोई डाउट हो, क्लैरिटी ना हो, तो आपको डिसीजन रूल हमेशा फॉर्मलाइज करने से पहले, कोई भी रिक्वेस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, टेंडर है, तो उसके पहले आपको कस्टमर के साथ मिलकर इस डिसीजन रूल को कम्युनिकेट कर लेना है, एग्री कर लेना है फॉर्मल मैनर में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं हमारे एज अ थर्ड पॉइंट जो हमें टेक केयर करनी है जब भी हम रिव्यू की बात करेंगे, रिक्वेस्ट की, टेंडर्स की या फिर कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, उसमें है आरटीसी डिफरेंसेस। इसमें जो मैंने कीवर्ड लिया है वो है रिजॉल्व, एक्टिविटीज, कमेंट्स, इंटीग्रिटी, वैलिडिटी। इसके नेक्स्ट जो मैंने हेडिंग ली है वो है इन्फॉर्म कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट्स, डेविएशन। नेक्स्ट हेडिंग ली है अमेंडेड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर जो कीवर्ड है वो कमेंस्ड वर्क, रिव्यू, रिपीटेड, कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट हेडिंग जो ली है वो है कॉपरेट विद कस्टमर, क्लैरिफाइंग एंड मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन। और लास्ट जो इसमें लिया है मैंने हेडिंग वो है रिटेन रिकॉर्ड्स, रिव्यू, सिग्निफिकेंट चेंज, पर्टिनेंट डिस्कशन। तो आरटीसी डिफरेंस से मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ लास्ट पॉइंट तक, कि अब हमें आगे क्या कंटिन्यू करना है। और एक चीज़ मैं लास्ट पॉइंट में रह गई मैंने बताने के लिए, कि उसमें आईएसओ आईसी गाइड 98-4 का भी रेफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी। लेकिन अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी को समझना जितना मैंने बताया है, और फर्दर आगे हम अभी चलेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी के रिस्पेक्ट में और चीज़ें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो ISO 20025 में दी हैं, और वो एज अ होल सफिशिएंट हैं जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी के। लेकिन आप बहुत एक्सपर्टाइज फॉर्म में चीज़ों को देखना चाहते हो, इन डेप्थ जाना चाहते हो, तो वहाँ पर्टिकुलरली आप ISO/IEC गाइड 98-4 रेफर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 99 पॉइंट केसेस में आपको सफिशिएंट है अगर यहाँ पे आपने जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है डिसीजन रूल को लेके, स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड को लेके, क्लियर डिफिनीशंस को लेके, स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी की, तो वो एज आपको जस्टिफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा जब भी आप वर्क को डिलीवर करने के लिए जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो मैंने आपको ब्रीफ की, वहाँ डिफरेंसेस की बात है कि कोई भी अगर डिफरेंस आता है
टेंडर में, रिक्वेस्ट में या कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि रिक्वायरमेंट्स को लेके हो सकता है कस्टमर की, तो उसको रिजॉल्व कर लेना है बिफोर, जब भी हम लैब एक्टिविटी को डिलीवर करने का स्टार्ट करें, कमेंस करें उस कंडीशन में। ठीक है, तो रिजॉल्व करने पे हमें ध्यान देना है। इसको भी आप अपने प्रोसीजर में ऐड कर सकते हो, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी प्रोसीजर के रिव्यू के रिस्पेक्ट में, कि हम रिजॉल्व किस कंडीशन में हमें डिफरेंसेस को करना है। जब भी हमें कोई चेंज मिले कस्टमर रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, जब भी हम फॉर्मलाइजेशन के लिए जाएं रिक्वेस्ट, टेंडर या फिर कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो ये रिजॉल्व हमारा कमेंस ऑफ वर्क, कमेंस ऑफ एक्टिविटी के पहले हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर किसी तरह की हमें प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हम लीगली बाउंडेड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं फोर्थ पॉइंट में। इसके साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है कि वो दोनों पार्टीज को, मतलब लेबोरेटरी को और जो कस्टमर है उसको, दोनों को एक्सेप्टेबल होने चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिटर्न में दोनों चीज़ें, दोनों पार्टीज को, मतलब सारे टर्म्स, सारी रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्टेबल होने चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें ध्यान देना है, कोई डेविएशन अगर रिक्वेस्टेड है कस्टमर के द्वारा डिफरेंसेस के रिस्पेक्ट में, तो वो जो डेविएशन है वो किसी तरह से भी लेबोरेटरी की जो इंटीग्रिटी है या रिजल्ट की वैलिडिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट ना डाले। ठीक है, क्योंकि हम लीगली बाउंडेड हैं, हमें इंश्योर करना है अपनी लेबोरेटरी की इंटीग्रिटी को और जो हम रिजल्ट्स दे रहे हैं उसकी वैलिडिटी को। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। इसमें ये सारी चीज़ें करनी है जो कि हम प्रोसीजर के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हैं, कंप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं लेबोरेटरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई डेविएशन आ रहा है, ठीक है, वर्क एक्टिविटी को लेके लेबोरेटरी के, तो वो हमें इन्फॉर्म करना है कस्टमर को किसी भी तरह से। ठीक है, तो डेविएशन कई तरह के हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में। कोई डिले हो सकता है, कोई मेथड चेंज हो सकता है, कोई इक्विपमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, सैम्पलिंग प्रोसीजर चेंज हो सकता है, या फिर वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो सकता है, या फिर कॉन्टैक्ट पर्सन चेंज हो सकता है। तो किसी भी तरह का अगर डेविएशन है कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो उसको हमें कस्टमर को इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और इससे पहले जो डेविएशन के अलावा डिफरेंसेस की बात की, जो रिक्वेस्ट टेंडर, जो भी रिक्वेस्ट टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में थी वहाँ पे मैंने क्लियर किया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेविएशन की बात आ रही है जब आप कमेंस करने जा रहे हो वर्क को लेके। ठीक है, और आपकी तरफ से कोई डेविएशन फाइंड आउट की जाती है, उस कंडीशन में ये पर्टिकुलर डेविएशन आपको कम्युनिकेट करनी है कस्टमर के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पे कमेंस ऑफ वर्क वर्ड नहीं यूज कर रहा है। तो देखिए, एक पोर्शन तो है जिसमें आप आप कुछ कोई चीज़ भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, हर चीज़ें फिक्स्ड हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ की बात होगी जो इंटीग्रिटी है। लेकिन कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं, माइनर डेविएशन हो सकते हैं वर्क एक्टिविटी को लेके। उनके रिस्पेक्ट में यहाँ बात है कि कोई अगर माइनर माइनर डेविएशंस हैं तो उनको भी आपको कस्टमर को क्लियरली कम्युनिकेट करना है, इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये अपना फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स पॉइंट जो है इसमें, इसमें मैंने बात की थी एज अ हेडिंग, पर्पल कलर, रेड कलर में शो किया था, कॉपरेट विद कस्टमर। कॉपरेट विद कस्टमर का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि जब भी क्लैरिफाई करना पड़ता है किसी सब्जेक्ट को लेबोरेटरी के कस्टमर को या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को, जिस जो कि क्लैरिफिकेशन कस्टमर की रिक्वेस्ट से लेके हो सकता है, मॉनिटरिंग को लेके हो सकता है, लेबोरेटरी की जो एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रही है, तो उस केस में कोऑपरेट करना है लेबोरेटरी को कि कैसे वो कोऑपरेट कर सकती है, कैसे हेल्प कर सकती है किसी अपने कस्टमर को या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको क्लैरिफाई करने के लिए, या फिर साथ ही साथ
मॉनिटरिंग की अगर उनकी रिक्वेस्ट है कस्टमर की, तो उसमें उसको कैसे हेल्प कर सकती है, जिससे कि वो जो परफॉर्मेंस है लेबोरेटरी एक्टिविटी की उसको मॉनिटर कर सके, विटनेस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कॉपरेट विद कस्टमर का मैंने हेडिंग बनाई है। इसके साथ ही नोट में स्टैंडर्ड में रीजनेबल एक्सेस की बात करता है स्टैंडर्ड की, आपको कस्टमर को या फिर रिप्रेजेंटेटिव को रीजनेबल एक्सेस प्रोवाइड करना है रिलेवेंट एरिया में जहाँ पे भी लेबोरेटरी की स्पेसिफिक एक्टिविटी हो रही है, जिससे कि वो उस एक्टिविटी को विटनेस कर सकें। और इसके साथ ही कोई वेरिफिकेशन पर्पस है कस्टमर की या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव की, जो कि प्रिपरेशन के लेके हो सकती है, आइटम जो टेस्ट होने वाला है, पैकेजिंग को लेके हो सकती है, डिस्पैच को लेके हो सकती है। तो उस केस में भी उसको वेरिफिकेशन में हेल्प करनी है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें कॉपरेट विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर को हमें डील करनी है और टेक केयर करनी है एज अ लेबोरेटरी। लास्ट पॉइंट है उसमें बात आती है कि रिटेन रिकॉर्ड की, कि हमें रिटेन क्या करने हैं रिकॉर्ड्स। तो जो भी रिकॉर्ड इस प्रोसीजर के थ्रू जो भी पॉइंट हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड डिस्कस होते हैं, चाहे वो डेविएशन को लेके हो या फिर डिफरेंसेस को लेके हो, कंफर्मेशंस को लेके हो, कोऑपरेशंस को लेके हो, वेरिफिकेशन को लेके हो, विटनेस को लेके हो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी को लेके हो, तो या फिर मेथड आउट ऑफ डेट के लेके हो, इनअप्रोप्रिएट मेथड को लेके हो। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे कम्युनिकेशंस है, हमारी डिसीजन मेकिंग है, वो सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड के थ्रू रिटेन करके रखना है, जिससे कि हम उसका फर्दर यूज़ कर सकें, हम एज अ एविडेंस हम जस्टिफाई कर सकें अगर हम क्वेश्चनेबल होते हैं किसी कंडीशन में। तो इसके साथ ही यहाँ पे पर्टिनेंट डिस्कशन की वर्ड यूज़ करता है स्टैंडर्ड। तो जो हमारे डिस्कशन हैं जो ऑनगोइंग मैनर में चलते हैं फॉर्मलाइजेशन तक, किसी भी रिक्वेस्ट टेंडर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बिफोर द कमेंस ऑफ वर्क, तो उस सारे पर्टिनेंट डिस्कशन की जो इंफॉर्मेशन है रिकॉर्ड फॉर्म में उसको भी हमें रिटेन करके अपने सिस्टम में लेबोरेटरी के रखना है एज अ एविडेंस फॉर फर्दर जस्टिफिकेशन इन फ्यूचर। तो ये चीज़ें थी फर्स्ट हमारा जो क्लॉज है रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, सेकंड सब क्लॉज है प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अंदर 7.2, वो है सिलेक्शन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ मेथड्स। तो यहाँ पे आपको हेडिंग से क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, किन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हम समझ गए एक अच्छी तरीके से डिटेल में, कि उसकी रिक्वायरमेंट है क्या, हमने कैपेबिलिटी डिस्कस कर ली, अपनी रिसोर्सेस हमने इंश्योर कर ली कि वो हमारे पास हैं, किसी तरह का डाउट नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलरली हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड के इस पर में कौन सा पर्टिकुलर मेथड हम सेलेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन उसका कैसे करेंगे, वैलिडेशन कैसे करेंगे उस मेथड को यूज़ करने से पहले। तो उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिलेक्शन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ मेथड्स के अंदर। इसमें जो पहला मैंने हेडिंग लिया है वो है सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ मेथड। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो है एप्रोप्रिएट मेथड एंड प्रोसीजर। इसके अंदर जो कीवर्ड लिया मैंने, यूज, ऑल एक्टिविटीज, अनसर्टेनिटी इवेल्युएशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फिर सब हेडिंग है अपडेटेड एंड रेडली अवेलेबल। इसके अंदर है मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और थर्ड जो इसके अंदर हेडिंग ली है मैंने वो है इंश्योर लेटेस्ट वैलिड रिजल्ट्स, सॉरी वर्जन, conditional framework with additional documentation and optional steps। यहाँ तक मैं ब्रीफ करता हूँ 3 पॉइंट को, appropriate method and procedure, updated and readily available, एंड थर्ड है इंश्योर। इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें ध्यान देना है कि जो भी मेथड्स हैं, जो भी एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में हमने बनाए हैं या फिर एज रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं,
वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, वो किसी भी तरह की लैब एक्टिविटी है उसको कवर करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, मेथड को हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि हमारा कोई मेजरमेंट प्रोसीजर है। ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज हमारी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम कन्फॉर्मेंस 17005 का 25 का क्लेम कर सकें, जस्टिफाई कर सकें कंप्लायंसेस को। एक्टिविटी के अंदर अगर हमारी जो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है उससे रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटी है उसके लिए भी जो हमारे मेथड्स होंगे वो भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर हमने कोई स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज़ की है जिससे हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो वो भी हमारे एक स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट मेथड के थ्रू ही होने चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लियर रहिए, जो भी सारे जो प्रोसीजर्स हमें यूज़ करने हैं, मेथड यूज़ करने हैं किसी भी लेबोरेटरी एक्टिविटी को रिस्पेक्ट में, जो कि कोर आप कह लीजिए एक्टिविटी है लेबोरेटरी की वर्क डिलीवरी को लेके, वो सारी चीज़ें हमारी एक स्टैंडर्ड और अप्रोप्रिएट मेथड के फॉर्म में, मेजरमेंट प्रोसीजर के फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में बात आती है कि जो भी मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, मैनुअल्स हो सकते हैं, रेफरेंस डाटा हो सकते हैं, जो कि ज़रूरी है लेबोरेटरी की एक्टिविटी को डिलीवर करने के लिए। उन इस तरह के सारे डॉक्यूमेंटेशन को हमें अप टू डेट मेंटेन करके रखना है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्सलीट डॉक्यूमेंट हो। हमें यहाँ पे क्लियर ध्यान रखना है कि उसका लेटेस्ट वर्जन हमें मेंटेन करना है। अभी हम इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे जब हम मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जाएंगे, जो कि 8th क्लॉज है। तो वहाँ पे पर्टिकुलरली हमें कैसे डेटा को अप टू डेट मेंटेन करना है उसके बारे में हम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि जितने मेथड्स हैं, प्रोसीजर हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, जो कि आप यूज़ करने हैं अपने लेबोरेटरी एक्टिविटी को लेके, उनको अप टू डेट मेंटेन करना है, करंट टाइम का मेंटेन करना है, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि वो रेडली अवेलेबल हो सारे तरह के पर्सनल जो भी उसका यूज़ करने वाले हैं आपके लेबोरेटरी के अंदर। रेडली अवेलेबल का मतलब ये होता है, ध्यान रखना है कि वो इजी टू यूज़ हो, जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत उसका रेफरेंस ले सकें, उसको पढ़ सकें, यूज़ कर सकें, जिस तरह से भी उनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें सेकंड पॉइंट में इस पर्टिकुलर क्लॉज में 7.2.1 में ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में चलते हैं। उसमें इंश्योर करने की बात स्टैंडर्ड कहता है कि हमें इंश्योर करना है, लेबोरेटरी के थ्रू आपकी लेबोरेटरी को इंश्योर करना है कि हम यूज़ करते हैं लेटेस्ट वैलिड वर्जन किसी भी मेथड का, जब तक कि हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है उससे रिजल्ट हम इंश्योर ना कर सकें कि जो हमने रिजल्ट दिया है वो वैलिड होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली ये चीज़ें हैं कि हमारी जो लेबोरेटरी की एक्टिविटी है उसमें हम वैलिड वर्जन्स, लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करते हैं मेथड्स का, वो किसी भी तरह के मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड है, इन केस वर्जन को लेके या फिर वैलिडेशन को लेके किसी मेथड के हमें इशू है, कोई डाउट है, या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम जनरेट होती है, तो उस केस में हमारे पास एक सप्लीमेंटेड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ऑप्शनल स्टेप्स होना चाहिए, जिसके थ्रू हम इंश्योर कर सकें जो कंसिस्टेंस है उस एप्लीकेशन का, उस पर्टिकुलर मेथड का, वो जस्टिफाइड हो, क्लियर हो, सही हो। तो इस तरह से इस चीज़ को मेंटेन करना, ये बहुत लिमिटेड वे में ही मतलब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जब हमारे पास वैलिड वर्जन्स नहीं होते हैं मेथड्स को टेक केयर करने के लिए, मेथड के थ्रू एक्टिविटी को टेक केयर करने के लिए। अगर इस तरह की कोई कंडीशन जनरेट होती है जहाँ पे आपके पास वैलिड मेथड्स ना हो, तो उस केस में आपके पास जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो जिस पे आपको डाउट है, तो उस केस में आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए,
ऑप्शनल स्टेप्स होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने रिजल्ट्स को वैलिड शो कर सको और जो एक्टिविटी है उसको इंश्योर कर सको कि ये हमने ठीक तरह से इन डेप्थ मैनर में चीज़ों को एनालिसिस करके ही आपको रिजल्ट जनरेट किया या फिर कंफर्मिटी ऑफ स्टेटमेंट दिया है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। और ये जो पर्टिकुलरली नॉन वैलिड हम यहाँ पे वर्जन की बात कर रहे हैं या फिर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं है मेथड उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे कुछ इंटरनल प्रोसीजर्स हो सकते हैं जिसके हम थ्रू चीज़ों को इवेलुएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है जो कि एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन के रिस्पेक्ट में मैंने बात की, ऑप्शनल स्टेप्स के रिस्पेक्ट में बात की, जस्टिफाई करने के लिए अपनी लैब एक्टिविटी को रिजल्ट्स को वैलिड वैलिड बनाने के लिए। ठीक है, ये हमें थर्ड पॉइंट में ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। फोर्थ पॉइंट जो है उसमें हम बात करेंगे, मैंने सब हेडिंग ली है नॉन स्पेसिफाइड मेथड, सेलेक्ट एंड इन्फॉर्म। ठीक है, उसके नेक्स्ट हेडिंग ली है मैंने पॉइंट की रिपीटेड वेरिफिकेशन, परफॉर्म मेथड, रिटेन रिकॉर्ड। नेक्स्ट उसके पॉइंट लिया है मैंने मेथड डेवलपमेंट हेडिंग, उसके अंदर कीवर्ड लिए हैं प्लान्ड एक्टिविटी, competent personnel, adequate resources, periodic review, modification approval and authorization। फिर जो लास्ट पॉइंट मैंने हेडिंग दी है वो है मेथड डेविएशन, डॉक्यूमेंटेड, टेक्निकली जस्टिफाइड, ऑथराइज्ड एंड एक्सेप्टेड, प्रोएक्टिव। तो ये लास्ट के 4 पॉइंट सिलेक्शन, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ मेथड्स के हैं। अब वन बाय वन मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। स्पेसिफाई द मेथड के रिस्पेक्ट में जो हमारा फर्स्ट हेडिंग था पर्पल कलर में, उसके रिस्पेक्ट में ये देखना है कि अगर आपको कस्टमर ने नहीं स्पेसिफाई किया है मेथड के बारे में जो उसकी रिक्वायरमेंट थी जो हमें डिलीवर करनी है, उस कंडीशन में हमें कैसे चीज़ का किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आपको ऐसा मेथड सेलेक्ट करना है और इन्फॉर्म करना है कस्टमर को जो आप चूज करोगे मेथड वर्क को डिलीवर करने के लिए, तो वो मेथड जो है पब्लिश्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए या फिर किसी रेप्यूटेड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए या फिर वो किसी कोई रिलेवेंट साइंटिफिक टेक्स्ट हो सकता है, जनरल हो सकता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो एज अ मेथड। इसके साथ ही साथ कोई जो इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर है जो कि आप लेबोरेटरी की एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हो आइटम की एनालिसिस के लिए, स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी डिक्लेयर करने के लिए, तो जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो आप टेस्टिंग या कैलिब्रेशन में, तो उसके मैन्युफैक्चरर के द्वारा कोई मेथड बताया गया हो, स्पेसिफाई किया गया तो वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हो या उसके द्वारा कोई रिकमेंडेशन दी गई हो तो उस मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी लेबोरेटरी को कोई डेवलप्ड मेथड है या फिर मॉडिफाइड मेथड है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एज अ मेथड जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप चूज़ करो, जब भी आपको कस्टमर के द्वारा नहीं बताई गई हो कि कौन सी पर्टिकुलर मेथड को आपको फॉलो करना है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए, वर्क को डिलीवर करने के लिए एज अ लेबोरेटरी, और जो सिलेक्शन है उसका उसके रिस्पेक्ट में आपको इन्फॉर्म करना है कस्टमर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो लास्ट इसमें मैंने पॉइंट में बात की, फोर्थ पॉइंट में जो लेबोरेटरी की डेवलप्ड या फिर मॉडर्न मॉडिफाइड मेथड्स हैं, उसमें हमें जो लास्ट पॉइंट था थर्ड में हमने डिस्कस किया था एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन का, ऑप्शनल स्टेप्स का। वो यहाँ पे चीज़ें मतलब रिलेवेंट हैं, उनका यहाँ पे आपको यूज़ करना है जब भी आप लेबोरेटरी डेवलप्ड मेथड की का यूज़ करने जाते हो या फिर कोई लेबोरेटरी मॉडिफाइड मेथड है उनका यूज़ करने जाते हो। साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की के द्वारा स्पेसिफाई किया हुआ मेथड है, वहाँ पे भी जो थर्ड पॉइंट था उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था।
इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट 5th पे चलते हैं। यहाँ पे बात आती है कि रिपीटेड वेरिफिकेशन की। जो कोई भी मेथड हम यूज़ करने वाले हैं लेबोरेटरी एक्टिविटी को लेके, वर्क डिलीवरी को लेके लेबोरेटरी के, उन मेथड को हमको वेरीफाई करना है, जिससे हम इंश्योर कर सकें कि जो रिक्वायर्ड लेवल है परफॉर्मेंस का, उसको हम अचीव कर पा रहे हैं। और इससे रिलेटेड हमें रिकॉर्ड्स वेरिफिकेशन के जो भी है वो मेंटेन करके रखने हैं, रिटेन करके रखने हैं, इसका ध्यान रखना है। और जो अभी तक हमने जितने भी तरह के मेथड्स की बात की लास्ट पॉइंट में, वो किसी भी तरह का मेथड हो सकता है। वेरिफिकेशन के थ्रू हमें ये कंफर्म करना है या फिर ये इंश्योर होना है कि जो हमारी ओवरऑल कॉम्पिटेंस है, रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, फैसिलिटी है, उन सब उस मेथड का यूज़ करके हमारे जो एक्टिविटी के आउटकम्स हैं वो सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से इसको देखना है, जो कि वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे रिपीटेड वेरिफिकेशन की मैंने बात की, तो इन केस जो मेथड्स हैं वो अगर इशूइंग बॉडी के थ्रू चेंज हो जाते हैं, किसी तरह का अमेंडमेंट आता है या फिर रिवाइज हो जाता है कोई स्टैंडर्ड ही मेथड का, उस केस में हमें फिर से वेरिफिकेशन को अगेन एक्सिक्यूट करना है, जिसके थ्रू हम फिर से जो हमारा एश्योरेंस है कि हम परफॉर्मेंस जो रिक्वायर्ड है एक्टिविटी को लेकर लैब की, उसको हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर करना है इस रिपीटेड वेरिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड हैं उनको आपको रिटेन करके रखना है अपने सिस्टम के अंदर। तो ये हमारा पॉइंट था फिफ्थ। सिक्स पॉइंट में चलते हैं, जिसमें मैंने बात की थी मेथड डेवलपमेंट की। जब भी हमारा मेथड डेवलपमेंट हम करेंगे अपने लेबोरेटरी के थ्रू, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उनकी यहाँ पे बात है। तो ये जो चीज़ है मेथड डेवलपमेंट की, ये प्लान एक्टिविटी होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी है इसमें। इसके साथ ही जो मेथड डेवलपमेंट है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सनल के थ्रू होना चाहिए, जो कि इक्विप्ड हो, एडिक्वेट रिसोर्सेज के, उसके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए रिसोर्सेज के जो उसको चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो मेथड डेवलप्ड है उसका पीरियोडिक रिव्यू भी टाइम के साथ आपको करना है, वेरिफिकेशन करना है, जो मैं लास्ट टाइम में बात की, जिससे कि हम कंफर्म कर सकें कि उस मेथड के जो थ्रू हम जो भी एक्टिविटी को करने जा रहे हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, और जो हमारी 17,025 की रिक्वायरमेंट है उसको भी वो फुलफिल करें। साथ ही साथ कोई अगर मॉडिफिकेशन होता है, जो भी हमने मेथड डेवलप किया है या फिर डेवलपमेंट करते समय जो हमने कोई चेंज हमने करने की हमारी ज़रूरत पड़ी है, मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी है, तो उसको भी पहले अप्रूव कराना है, ऑथराइज कराना है, जब भी हम उस चेंज को फर्दर इम्प्लीमेंट करें अपने मेथड डेवलपमेंट में। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो मेथड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है। मेथड डेवलपमेंट हमें ज़रूरत पड़ती है कभी कभी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, रिजल्ट्स को वैलिडेट करने के लिए, जिसमें हम 2-3 डिफरेंट पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी दूसरे पैरामीटर को साइंटिफिक रूप से साइंस के इक्वेशन के फॉर्म में क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। तो इस तरह के कोई भी मेथड है हमें जो डेवलप करने पड़ रहे हैं, जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास मेथड नहीं अवेलेबल है, जिसकी मैंने इसे प्रीवियस क्लास में बात करी, उस केस पे सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो मेथड को डेवलप करे वो कॉम्पिटेंट हो, ये प्लान मैनर में जो एक्टिविटी है मेथड डेवलपमेंट की वो होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो भी एडिक्वेट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जो भी पर्सनल इसको डेवलपमेंट करने जा रहा है
उसके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। और इसके साथ ही जो पीरियोडिक रिव्यू है उसको भी हमें एक्सिक्यूट करना है, डिलीवर करना है, जिससे कि हम कंफर्म कर सके जो भी नीड्स हैं रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में कस्टमर की, लीगल बाइंडिंग की, या फिर 17,525 की, वो सब चीज़ें इंश्योर हुआ जा सके वहाँ पे। तो ये हमारा 6 पॉइंट था। 7th पॉइंट पे चलते हैं, जहाँ पे बात है मेथड ऑफ डेविएशन की, कि मेथड ऑफ डेविएशन से हमें अगर हम कोई मेथड में डेविएशन आता है तो उस चीज़ वहाँ पे हमें क्या चीज़ें टेक केयर करनी है। तो कभी भी मतलब इस तरह की सिनेरियो जनरेट होता है कि जहाँ पे मेथड से हमें डेविएशन हमने नोटिस की है, उसके बाद भी हमें लेबोरेटरी एक्टिविटी को आगे एक्सिक्यूट करना है, तो हमें ध्यान देना है कि जब लेबोरेटरी एक्टिविटी को तभी आगे बढ़ाएं या फिर डिलीवर करें, या फिर वही तभी तभी वो टेक प्लेस के पोजीशन में जाए वो पर्टिकुलर एक्टिविटी, जब वो डेविएशन है मेथड को लेके वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो, साथ ही साथ टेक्निकली जस्टिफाइड हो, और लैब मैनेजमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो या एक्सेप्टेड हो कस्टमर के द्वारा। तभी इस कोई मेथड के रिस्पेक्ट में कोई भी डेविएशन है उस पे हम फर्दर लेबोरेटरी एक्टिविटी को एक्सिक्यूट करेंगे, डिलीवर करेंगे। तो ये हमारा 7 पॉइंट है। इसके साथ ही ये जो पर्टिकुलर डेविएशन की बात है ये हमें एडवांस में कम्युनिकेट करनी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जब भी हमें इस तरह की चीज़ें हम इवेलुएट करेंगे, रिव्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, टेंडर्स को, रिक्वेस्ट को, तो उसी स्टेज पे ये डेविएशन के रिस्पेक्ट में जो हमें प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग है उसको हमें एग्री कर लेना है एडवांस में कस्टमर के साथ। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब 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 भी मेथड डेविएशन की बात हो तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ तक इसकी बात थी पर्टिकुलरली सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ मेथड के। सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ मेथड में जो हमने पॉइंट डिस्कस किए अभी तक, टोटल यहाँ पे 7 पॉइंट थे। अब हम 7.2.2 पे चलते हैं, जहाँ पे बात है वैलिडेशन ऑफ मेथड की। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। पहले में हमने सिलेक्शन और वेरिफिकेशन की बात की, अब यहाँ पे हम वैलिडेशन की बात करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन मैंने पहले डिफाइन किया था कि वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है, टर्म्स एंड डेफिनेशन में भी डिफाइन किया था, तो उसको एक बार आप रिकॉल कर लेना। वेरिफिकेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन ऑफ मेथड में जो मैंने फर्स्ट हेडिंग ली है वो है वैलिडेट नॉन स्टैंडर्ड लेबोरेटरी डेवलप्ड एंड स्टैंडर्ड। फिर मैंने एक हेडिंग बनाई है उसके अंदर है आउटसाइड, मॉडिफाइड, एक्सटेंसिव, include, sampling, handling and transportation techniques, one or combination, reference standard, reference material, systematic assessment, variation of control parameters, results comparison, intra inter-laboratory comparison, theoretical principles, practical experience। तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ पॉइंट वाइज वैलिडेशन ऑफ मेथड के अंदर, जहाँ पे हमारी सब हेडिंग वैलिडेट थी। इसमें पहली जो चीज़ है वो है वैलिडेशन की स्टैंडर्ड कहता है वैलिडेट करने को जो भी नॉन स्टैंडर्ड्स मेथड है, लेबोरेटरी डेवलप्ड मेथड है, और ऐसा और भी कोई मेथड है जो कि आउटसाइड है इंटेंडेड स्कोप से या फिर मॉडिफाई किया हुआ हो। दो तो आप समझ ही होगे, नॉन स्टैंडर्ड मेथड या फिर लेबोरेटरी डेवलप्ड मेथड हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे। थर्ड जो है इसमें उसमें बात हो रही है कि जो इंटेंडेड स्कोप है उससे बाहर कहीं कोई मेथड हम यूज कर रहे हैं तो ठीक है, या फिर हमें जरूरत करने की जरूरत पड़ती है। इंटेंडेड स्कोप का मतलब है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी या फिर जो हमारी एक्टिविटी थी उससे बाहर जाके हमें कुछ चीज़ें डिलीवर करनी पड़ रही हैं, तो उस कंडीशन में कोई अगर मेथड यूज किया जा रहा है लेबोरेटरी के द्वारा तो वहाँ पे भी हमें वैलिडेट करना है उस मेथड को। साथ ही साथ किसी तरह का मॉडिफिकेशन हो रहा है, किसी भी तरह की जो मेथड या मेजरमेंट प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं
उसमें कहीं किसी तरह का मॉडिफिकेशन है या फिर कोई डाइवर्जन है, तो उस केस में भी हमें उस मेथड को वैलिडेट करना है बिफोर यूजिंग फॉर द एक्टिविटी। तो ये पहला जो चीज़ है स्टैंडर्ड कहता है करने के लिए, और साथ ही साथ जो वैलिडेशन होगा वो के लिए एक्सटेंसिव वर्ड यूज़ करता है कि वो उसकी डेप्थ इतनी होनी चाहिए या वो इतना मतलब फुल प्रूफ होना चाहिए कि जिससे हम इंश्योर कर लें कि जो नेसेसिटी है रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की, कंप्लाई करने की, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में लेबोरेटरी के, उसको वो फुलफिल करता हो, जो मेथड जिसको हम वैलिडेट कर रहे हैं। तो वो इतनी डेप्थ में होना चाहिए, इतना मतलब उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए या फिर उसकी जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वैलिडेशन की उस तरह से होनी चाहिए कि इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से इंश्योर कर लें। साथ ही साथ वैलिडेशन के लिए बोलता है स्टैंडर्ड की क्या चीज़ें इंक्लूड करना है। तो जो भी एक्टिविटी है आप जेनरिक वेज में समझिए, जो भी लेबोरेटरी की एक्टिविटी है ओवरऑल वो किसी भी तरह की हो उसको इंक्लूड करना है वैलिडेशन के उसमें, जिसमें साथ कुछ एग्जांपल देता है कि आप अगर सैम्पलिंग कर रहे हो, हैंडलिंग कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो टेस्ट या कैलिब्रेशन के लिए, तो उसको भी अपने वैलिडेशन के जो इनिशियल टर्म्स हैं कि वैलिडेट करना है उसमें इंक्लूड करना है। साथ ही साथ जो वैलिडेशन है वो सिंगल भी हो सकता है कि सिंगल प्रोसीजर के थ्रू, सिंगल टेक्निक के थ्रू आप वैलिडेशन को कर रहे हो, और अगर आपको ज़रूरत लगती है आप उसकी एक्सटेंसिव उसको इतना बनाना चाहते हो कि आप इंश्योर करना चाहते हो और बेटर वे में, तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक यूज़ कर सकते हो फॉर वैलिडेशन। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये जो सिंगल और या कॉम्बिनेशन टेक्निक है वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी चाहिए उसके लिए भी एग्जांपल देता है स्टैंडर्ड। तो इसके लिए पहली जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप रेफरेंस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं एज अ combined technique for any kind of testing, any kind of calibration method, evaluation, validation। साथ ही साथ अ, इसी सिंगल और कंबाइंड टेक्निक में सिस्टमेटिक असेसमेंट की बात है कि जो भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं रिजल्ट को, उन पे हमें ध्यान देना, उनका सिस्टमेटिकली हमें असेसमेंट करना है, सिस्टमेटिकली उसको असेस करना है और इंश्योर करना है वैलिडेशन के थ्रू कि जो भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको हमने राइटफुली एंड असेसमेंट के थ्रू वेरीफाई किया है, वैलिडेट किया है। थर्ड जो आता है कि जो पैरामीटर्स हैं, जिस जिस तरह से मैंने वो बात करी लास्ट पॉइंट में, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिजल्ट को, तो उसी तरह से जो फैक्ट पैरामीटर्स जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेथड के, उनको हम वैरी कर सकते हैं। और उस वेरिएशन को लेके उस मेथड को हम वैलिडेट करेंगे कि वो सही टेस्ट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और इस ये वेरिएशन के रिस्पेक्ट में दो एग्जांपल स्टैंडर्ड देता है, जैसे कि एक इंक्यूबेशन टेम्परेचर की बात करता है, वॉल्यूम डिस्पेंस्ड की बात करता है। तो जो टेम्परेचर है उसको वेरी कर सकते हैं जब टेस्ट रिजल्ट्स को एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू हम इवेलुएट करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं। उस केस में वैसे हम वॉल्यूम को भी उसका वेरिएशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उस कंडीशन में मेथड की रोबस्टनेस को चेक कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए। नेक्स्ट जो है सिंगल या फिर कंबाइंड मैनर में जब टेक्निक की बात करते हैं तो उसमें बात आती है कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट की। तो कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स हमारा, जैसे कि हमने पहले बात की थी, हमारा इंटर लैब कंपैरिजन से हो सकता है, इंट्रा लैबोरेटरी कंपैरिजन से हो सकता है, एफिशिएंसी टेस्टिंग से हो सकता है। तो उन मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं मेथड वैलिडेशन के लिए। और लास्ट में इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन का एक एग्जांपल देता है जब भी हम सिंगल या फिर कंबाइंड टेक्निक की बात करेंगे वैलिडेशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू मेथड। लास्ट में एक और एग्जांपल देता है स्टैंडर्ड की, और क्या चीज़ ले सकते हैं आप उसके लिए।
जो हमारी अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट की, उसको हम किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को। तो उसमें दो चीज़ें आप कर सकते हैं। पहला, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ करके, साथ ही साथ आपके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हिस्ट्री के द्वारा में जो आपको एक्सपीरियंस मिला है आपको, उसके थ्रू जो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है सैम्पलिंग को लेके, टेस्ट मेथड को लेके, उसके थ्रू आप इवेलुएट करना है आपको अपनी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंबाइंड मैनर में यूज़ करना है एज अ सिंगल टेक्निक और कंबाइंड टेक्निक, evaluate the validation of a different kind of methods as I told you in this particular clause। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो बात है वो है मेड चेंजेस की। मेड चेंजेस जो मैंने हेडिंग ली है सेकंड पॉइंट में इस पर्टिकुलर क्लॉज के वैलिडेशन ऑफ मेथड में, इसमें जो कीवर्ड में ली है डिटरमाइन, इन्फ्लुएंस, न्यू वैलिडेशन, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, include measurement range, accuracy, measurement uncertainty, detection limit, quantification limit, method selectivity, linearity, repeatability, reproducibility, cross sensitiveness, क्रॉस सेंसिटिविटी। फिर लास्ट जो पॉइंट है वो है रिटेन रिकॉर्ड, वैलिडेशन प्रोसेस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स, स्टेटमेंट ऑन द वैलिडिटी। ये सारे कीवर्ड्स हैं मेड चेंजेस के बाद। जो मैं आपको ब्रीफ करता हूँ सीक्वेंस वाइज। यहाँ पे जो बात है वो है, अगर हमने कोई मेथड में चेंज लेके आ रहे हैं जो कि हमने मेथड को वैलिडेट किया है, तो वहाँ पे हमें कैसे डील करना है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि उस पर्टिकुलर चेंज की वजह से जो वैलिडेटेड मेथड में हम करने जा रहे हैं, वो क्या चीज़ें उस चेंज की वजह से किस चीज़ों पे इन्फ्लुएंस आएगा, सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है। और साथ ही साथ जो ओरिजिनल वैलिडेशन था उस मेथड का, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो ये चीज़ें पहले हमें डिटरमाइन करनी है। पहली, उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा उस चेंज का। सेकंड, जो हमारा ओरिजिनल वैलिडेशन था उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। साथ ही साथ जब भी इस तरह का चेंज हम वैलिडेटेड मेथड में लेके आएंगे, तो हमें रीवैलिडेट करना है और एक तरह से टोटली न्यू वैलिडेशन को परफॉर्म करना है, जो आफ्टर रिवीजन, आफ्टर चेंज ओवर द प्रीवियसली वैलिडेटेड मेथड। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वैलिडेशन हमारा हर कंडीशन में हमें करना है। जब भी बात होगी चेंज की, न्यू मेथड की, तो हर कंडीशन में करना है। सेकंड सेकंड जो बात आती है वो है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि हमें एक असेसमेंट के थ्रू जो भी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वैलिडेटेड मेथड की, उसके इंटेंडेड यूज के रिस्पेक्ट में उसको क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, नीड्स थी पर्टिकुलर कस्टमर की या फिर आपकी लेबोरेटरी की एक्टिविटी की, उसके रिस्पेक्ट में वो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स वैलिडेटेड मेथड की मीट करनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, ये इंश्योर करना है आपको। और एक तरह से एंड यूज है वैलिडेशन का, इन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का, उससे रिलेवेंट होना नीड और रिक्वायरमेंट से। ठीक है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कुछ एग्जांपल देता है स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स वैलिडेटेड मेथड की क्या हो सकती है। तो वो पर्टिकुलर वैलिडेटेड मेथड की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में आप मेजरमेंट रेंज ले सकते हो, एक्यूरेसी ले सकते हो, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी ले सकते हो, लिमिट ऑफ डिटेक्शन ले सकते हो, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन ले सकते हो, सेलेक्टिविटी ऑफ द मेथड ले सकते हो, लिनियरिटी ले सकते हो, रिपीटेबिलिटी ले सकते हो, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ले सकते हो। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह वर्क करती हैं जब एक आप वैलिडेटेड मेथड के रिस्पेक्ट में बात करते हो। साथ ही साथ कोई उस पर्टिकुलर जो मेथड है उसकी रोबस्टनेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, क्रॉस सेंसिटिविटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है एक मेथड के लिए। जब भी कोई इंटरफेरेंस इन्वॉल्व होता है एक मेथड के रिस्पेक्ट में, जब भी आप एक्टिविटी के लिए लैब की जाते हो तो ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है एज अ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रॉस सेंसिटिविटी को भी हमेशा ध्यान में रखना है, कहाँ पे इंटरफेरेंस है एक पर्टिकुलर मेथड को जब आप एक्सक्यूट करते हो, यूज़ करते हो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए लेबोरेटरी के, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पेक्ट में आपको एक असेसमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई करना है उसकी रेलेवेंसी विथ रिस्पेक्ट टू नीड्स, जो कि कस्टमर की हो सकती है, आपके लेबोरेटरी की हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती हैं ISO 70025 की भी। तो उससे हमें उसकी रेलेवेंसी को चेक करना है उस पर्टिकुलर जो वैलिडेटेड मेथड है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है वैलिडेशन ऑफ मेथड के अंदर। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड रिटेंशन की बात है कि वैलिडेशन से रिलेटेड जो हम मेथड के लिए कर रहे हैं उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमें रिटेन करके रखने हैं। तो उसमें जो पहली चीज़ है कि जो हम वैलिडेशन का प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं उसका हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सेकंड जो है, जो रिक्वायरमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम मेथड को वैलिडेट कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन को हमें रिकॉर्ड करके रखना है। साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक थी मेथड के रिस्पेक्ट में जो हमने डिटरमाइन की थी उसके लिए क्या कंडीशन थी, क्या मतलब डेफिनेट वैल्यूज थी, उसको हमें रिटेन करके रखना है एज अ रिकॉर्ड। साथ ही साथ हमने क्या रिजल्ट पाया वैलिडेशन के थ्रू, जब मेथड को हम वैलिडेट कर रहे थे तो उस रिजल्ट्स को भी रिटेन करना के रखना है। और जो लास्ट है उसमें स्टेटमेंट ऑफ वैलिडिटी की बात आती है जिसमें हमें क्लियर करना है एज अ रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ वैलिडिटी में कि हमने इस पर्टिकुलर मेथड में इस डिटेल के साथ हमने फिटनेस को चेक किया मेथड के इंटेंडेड यूज के रिस्पेक्ट में। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करके रखने हैं। और इसके साथ ही आप जो चीज़ें एडिशनली ऐड कर सकते हो उसमें किस पर्टिकुलर पर्सनल ने ये जो वैलिडेशन था उसको एग्जीक्यूट किया, किसने अप्रूव किया, टीम में कौन कौन था, टाइम कहाँ था, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने ये वैलिडेशन को एग्जीक्यूट किया। ये सारी चीज़ें भी आप रिकॉर्ड के अंदर मेंशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्लॉज की तरफ। अपने जो अपना ऑन गोइंग है क्लॉज, उसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अंदर 7.3 सैम्पलिंग। सैम्पलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है जब भी हम टेस्टिंग की बात करते हैं, कैलिब्रेशन की बात करते हैं उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि सैम्पलिंग के ऊपर ही एक जो ओवरऑल एक्टिविटी है, आउटकम है, वो डिपेंड करता है। तो सैम्पलिंग में हमारा जो पहला मैंने हेडिंग लिया है वो है प्लान एंड मेथड। इसके अंदर है सब्सटेंसेस, मटेरियल, प्रोडक्ट्स। सब हेडिंग लिया है एड्रेस, कंट्रोल्ड फैक्टर्स, साइट अवेलेबल, whenever reasonable, based on statistical method। फिर है मेथड डिस्क्रिप्शन, सेकंड हेडिंग लिया है मैंने, सिलेक्शन, सैंपल और साइट्स, सैम्पलिंग प्लान, प्रिपरेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सैंपल्स, रिटेन रिकॉर्ड्स, मेथड रेफरेंस, डेट एंड टाइम, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट कंडीशन, लोकेशन डायग्राम और मेथड डेविएशन। तो ये सारे कीवर्ड्स लिए हैं सैम्पलिंग के
क्लॉज के अंदर 7.3 में मैंने, तो जैसे मैंने बताया सैम्पलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा डिसीजन मेकर है। जब भी हम ओवरऑल एक्टिविटी के कन्फर्मेंस की बात करते हैं, कन्फर्मिटी की बात करते हैं, कंप्लायंस की बात करते हैं और इफेक्टिवनेस की बात करते हैं कि सैम्पलिंग कैसे होनी चाहिए, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी चीज़ किसी आइटम को सैंपल करने के लिए। तो उन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे सैम्पलिंग कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड जो कहता है कि आपके पास एक सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए मेथड के साथ साथ, जिसके थ्रू आप अपनी सैम्पलिंग का जो एक्टिविटी है उसको एक्सक्यूट करो। जो भी सबस्टेंसेस मटेरियल प्रोडक्ट आप टेस्टिंग या कैलिब्रेशन के लिए यूज करने वाले हो या उनकी टेस्टिंग या कैलिब्रेशन आप करने वाले हो, तो ये एक गवर्न होना चाहिए एक प्लान के थ्रू लेबोरेटरी के सैम्पलिंग, और जिसमें उसकी मेथड डिस्क्राइब्ड हो। साथ ही साथ जो मेथड हो सैम्पलिंग का वो एड्रेस करे फैक्टर्स को जो कि जरूरी है कंट्रोल करना, जिससे कि वैलिडिटी जो है सब्सिक्वेंट टेस्टिंग फर्दर या कैलिब्रेशन है उसके रिजल्ट को हम जो वैलिडिटी है उसको इंश्योर कर सकें कि वो सही है कि नहीं। तो इस तरह के जो भी फैक्टर्स हो सकते हैं सैम्पलिंग से रिलेटेड उनको एड्रेस करना है इस सैम्पलिंग प्लान में सैम्पलिंग मेथड के अंदर। और साथ ही साथ ये जो सैम्पलिंग प्लान और मेथड है वो अवेलेबल होना चाहिए जिस भी साइट पे हम सैम्पलिंग की एक्टिविटी को एक्सक्यूट कर रहे हैं अंडरटेकन कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सैम्पलिंग प्लान है वो हमारे यहाँ स्टैटिस्टिकल मेथड से निकल के आना चाहिए कि उसमें हम ऐसा कोई चीज़ हमारा लूप होल ना बचे, हमें क्लियरिटी मिले जब हम सैम्पलिंग प्लान की बात करें, जो डेटा है वो हमें एक क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में मिले जिसके बेसिस पे हम एक जस्टिफिकेशन एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकें सैम्पलिंग प्लान को लेके। इस तरह से हमें स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके सैम्पलिंग प्लान को डेवलप करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर एक मेथड होना चाहिए सैम्पलिंग के रिस्पेक्ट में। आप चाहे कैलिब्रेशन लेबोरेटरी हो आप चाहे टेस्टिंग लेबोरेटरी हो, दोनों कंडीशन में आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में जो बात आती है उसमें डिस्क्राइब करने की बात होती है कि हमारा जो सैम्पलिंग प्लान है उसमें हम उसके थ्रू हमें डिस्क्राइब करना है कि सैंपल का सिलेक्शन कैसे होगा या फिर साइट का सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा जब भी हम सैम्पलिंग के लिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइट का सिलेक्शन और सैंपल कलेक्शन, उसके क्या बेसिक क्राइटेरिया होने चाहिए साइट के रिस्पेक्ट में सैंपल के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें डिस्क्राइब करना है अपने सैम्पलिंग प्लान में। साथ ही साथ सैम्पलिंग प्लान क्या होगा, मतलब हमें कितने आइटम्स लेने हैं, क्वांटिटी कैसी रहेगी, कितने क्वांटिटीज में कितने हमें आइटम सेलेक्ट करने हैं, उसके फर्दर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं सैम्पलिंग के, ठीक है। या फिर हमारे अगर हम एक हाई वॉल्यूम एरिया से बात प्रोडक्शन से ले रहे हैं तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डे में कैसे हो सकती है वीक में कैसे हो सकती है। तो ये सारी चीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमें डिटरमाइन करना है सैम्पलिंग प्लान के अंदर, जिससे कि हमारी सैम्पलिंग को हम इंश्योर कर सकें वो इफेक्टिव है जो भी हमारा एंड यूज है लेबोरेटरी एक्टिविटी का उसको लेके। तो ये चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। साथ ही साथ जो सैंपल्स हमने लिए हैं उससे रिलेटेड कोई प्रिपरेशन या ट्रीटमेंट की नीड है सैंपल की, तो वो चीज़ें भी हमें अपने सैम्पलिंग मेथड में स्पेसिफाई करना है डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और ये जो सैंपल हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, सबस्टेंस हो सकता है मटेरियल हो सकता है प्रोडक्ट हो सकता है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली ईल्ड की बात होती है कि उसका ईल्ड लेवल क्या होगा जो भी हम प्रिपरेशन और ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कि उस ईल्ड लेवल पे जाने के बाद हमें उसे फर्दर हम उसको प्रोसेस कर सकें जो भी सब्सिक्वेंट टेस्टिंग या कैलिब्रेशन की एक्टिविटी हमें रिक्वायर्ड है सैंपल के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जब भी हम सैम्पलिंग प्लान
मेथड की बात करें, एक लेबोरेटरी की, इसके साथ ही जो हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ISO 17025 की, वो अभी हम नेक्स्ट क्लॉज में 7.4 में बात करेंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ें हमें हैंडलिंग के रिस्पेक्ट में मेंटेन करनी है सैंपल के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है वो है 7.3.3, उसमें बात करेंगे रिटेन रिकॉर्ड की सैम्पलिंग के रिस्पेक्ट में कि हमें कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं सैम्पलिंग के रिस्पेक्ट में। तो पहली जो चीज़ें यहाँ पे हैं कि हमने रेफरेंस की तरह पहले कि पहला कौन सा हमने सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया सैम्पलिंग के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिकॉर्ड में और उसे हमें रिटेन करके रखना है। साथ ही साथ डेट और टाइम क्या था सैम्पलिंग का। थर्ड जो बात है जो आइडेंटिफाई हम कैसे कर रहे हैं सैंपल को और डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं उस चीज़ की इंफॉर्मेशन, उससे रिलेवेंट डाटा सैंपल के रिस्पेक्ट में हमें रिटेन करके रखना है अपने रिकॉर्ड में। आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है नेम क्या है सैंपल का, अमाउंट क्या था, नंबर क्या था, तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एज अ डेटा हमें मेंटेन करके रखनी है रिकॉर्ड के फॉर्म में। नेक्स्ट जो बात आती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनल की, जिसने सैंपल को सैम्पलिंग जो है ओवरऑल परफॉर्म किया, जिसकी गाइडेंस में, मॉनिटरिंग में, ऑब्जर्वेशन में सैम्पलिंग की गई, उसका आइडेंटिफिकेशन इस रिकॉर्ड के माध्यम से हमें देना है। नेक्स्ट जो है इक्विपमेंट का आइडेंटिफिकेशन, जो भी इक्विपमेंट यूज़ किया गया सैम्पलिंग करने के लिए उस इक्विपमेंट का हमें आइडेंटिफिकेशन, उसका डिटेल हमें मेंटेन करना है रिकॉर्ड के फॉर्म में और रिटेन करके रखना है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन क्या थी, उसका भी हमें डिस्क्रिप्शन डिटेल्स हमें मेंटेन करना है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं। जो भी हमारा ओवरऑल सैम्पलिंग का मेथड है, प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों की डिटेल भी उसमें रखनी है प्रोसीजर के अंदर। और वहाँ से जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ट्रांसपोर्ट कंडीशन है, जो हमने सैम्पलिंग के समय ऑब्जर्व किया था, मॉनिटर किया था, इवेलुएट किया था, उसको रिकॉर्ड के फॉर्म में मेंशन करना है और रिटेन करके रखना है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बात है वो है डायग्राम की, कि जो लोकेशन है जहाँ पे सैम्पलिंग हमने की उसका हमारे पास प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए कि जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके सैम्पलिंग लोकेशन को क्लियर फॉर्म में, और एक क्लियर जस्टिफिकेशन, एक क्लियर एविडेंस की तरह हमारे पास प्रेजेंट रहे अगर हम कहीं पे क्वेश्चनेबल होते हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर लोकेशन की रिक्वायरमेंट है हर जगह नहीं रिक्वायर्ड हो सकती है, हर पर्टिकुलर लैब पे नहीं हो सकती है। तो जहाँ पे भी जिस भी लैब की स्कोप ऑफ वर्क में या फिर उसके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे या फिर इंटरनल रिक्वायरमेंट बेसिस पे एप्लीकेबल होती है रिक्वायरमेंट लोकेशन के रिस्पेक्ट में सैम्पलिंग के, वहाँ पे इस चीज़ को आपको रिकॉर्ड के फॉर्म में रिटेन करके रखना है। साथ ही साथ अगर कोई डिविएशन होता है सैम्पलिंग प्रोसीजर को लेके, सैम्पलिंग मेथड के रिस्पेक्ट में, आपने कोई चीज़ डेविएट की, उस पर्टिकुलर मेथड नहीं फॉलो किया है, जब भी आप सैम्पलिंग को एग्जीक्यूट कर रहे थे, उसमें कोई मेथड में कोई रिवीजन किया आपने, एडिशन किया, फिर एक्सक्लूजन किया, तो उस चीज़ को भी आप अपने जो रिकॉर्ड्स होंगे उसमें उसको भी मेंशन करना है, डिस्क्राइब करना है और रिटेन करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें रिटेन ऑफ रिकॉर्ड फॉर सैम्पलिंग मेंटेन करनी है, डिस्क्राइब करनी है, ठीक है, जो कि ISO 17025 कहता है आपसे। इसके आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्लॉज है 7.4, जहाँ पे बात आती है हैंडलिंग ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम, ठीक है। तो हैंडलिंग भी सैम्पलिंग की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हैंडलिंग ठीक तरीके से नहीं होगी तो जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है एक्टिविटी का लेबोरेटरी को लेके, वो उस पे हमारे रिजल्ट्स जो होंगे वो उसकी वैलिडिटी पे असर पड़ेगा, वैलिड नहीं रह जाएंगे। जो एक्टिविटी है वो
हमारी कितनी भी अच्छी हो लेकिन उस पर इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बात आती है वो है प्रोसीजर की। मैंने हेडिंग ली है प्रोसीजर, उसमें जो कीवर्ड लिए हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन, रिसिप्ट, हैंडलिंग, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, रिटेंशन, डिस्पोजल। सब हेडिंग प्रोसीजर के अंदर ली है प्रोटेक्ट, इंटीग्रिटी, इंटरेस्ट, डिटोरिएशन, कंटैमिनेशन, लॉस और डैमेज प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो ये लिया है। तो मैं यहाँ तक आपको ब्रीफ करता हूँ प्रोसीजर तक। ये पहला पॉइंट है हैंडलिंग एंड ऑफ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन आइटम में। तो पहली चीज जो यहाँ पे स्टैंडर्ड बात करता है वो है प्रोसीजर की, कि आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए जब भी आप हैंडलिंग की बात करोगे, एक टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में, कैलिब्रेशन के रिस्पेक्ट में, किसी भी आइटम के लिए, कि ओवरऑल ओवरऑल आपको क्या चीज़ें हैंडलिंग के रिस्पेक्ट में टेक केयर करनी है एक आइटम को लेके, जो कि फर्दर टेस्टिंग या कैलिब्रेशन आप उसके ऊपर चीज़ें करने वाले हो। ठीक है, तो प्रोसीजर के अंदर हैंडलिंग के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें आएंगी वो है ट्रांसपोर्टेशन, रिसेप्ट ऑफ आइटम, आइटम हैंडलिंग, आइटम प्रोटेक्शन, आइटम स्टोरेज, आइटम रिटेंशन, आइटम डिस्पोजल और आइटम रिटर्न। तो ये सारी चीज़ें आपको, इन सारी चीज़ें ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं एक आइटम के रिस्पेक्ट में, इसमें उस आइटम को कैसे हैंडल किया जाएगा आपकी लेबोरेटरी के थ्रू, उससे रिलेटेड सारे जो डिस्क्रिप्शन है इस प्रोसीजर के अंदर आपको प्रोवाइड करने हैं। साथ ही साथ कैसे आप जो आइटम है उसको प्रोटेक्ट करोगे, इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करोगे टेस्ट या फिर कैलिब्रेशन के लिए, उसको भी इस प्रोसीजर के थ्रू इंश्योर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि आपने अपनी लेबोरेटरी की इंटीग्रिटी या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, इंटरेस्ट है, उसको कैसे इस प्रोसीजर के थ्रू आप इंश्योर कर रहे हैं। तो ये सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जब भी हम हैंडलिंग प्रोसीजर की बात करेंगे। तो इसके बाद जो बात होती है, जब हम प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसमें प्रिकॉशन की नेक्स्ट बात आती है कि हम प्रिकॉशन क्या लेंगे जिससे हम अवॉइड कर सके हैंडलिंग के दौरान एक आइटम के डिटोरिएशन को, या फिर कंटैमिनेशन को, या फिर लॉस या फिर डैमेज को। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमें प्रिकॉशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना है अपने हैंडलिंग प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो हैंडलिंग में आप समझ गए कि हैंडलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरिंग है, वेटिंग है, प्रिपरेशन ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैंडलिंग के दौरान ही काउंट होती हैं, इसका खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही एक चीज़ और है कि जब भी आप सैंपल प्रिपरेशन के लिए जाएं, मतलब सैंपलिंग के लिए जाएं, तो जो टीम हो उसके पास एक हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस हो उस पर्टिकुलर आइटम को लेके जिसकी आप सैंपलिंग कर रहे हो, जिससे कि जो ये हैंडलिंग प्रोसीजर है उसको कंप्लाई कर पाए, वहाँ पे कंफर्म कर पाए, और जो हमारी सैंपल की हैंडलिंग है वो सही तरीके से हो, और हम इंश्योर हो सकें कि जो हमारा सैंपल है वो एक प्रॉपर प्री डेवलप्ड प्रोसीजर के थ्रू हैंडल हुआ है और हमारे लैब तक फॉर फर्दर यील्डिंग, फॉर द फर्दर प्रिपरेशन वो पहुंचा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं हैंडलिंग के रिस्पेक्ट में वो भी सर्कुलेट किए गए हैं, हों उसकी अवेयरनेस, उसका रेफरेंस यूज किया गया हो जो भी पर्सनल इन्वॉल्व है सैम्पलिंग को लेके। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हैंडलिंग के अंदर ही। इस पॉइंट में सिस्टम की बात होती है, एक अनएम्बेगियस सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का होना चाहिए। जब भी जो आइटम्स है जो हमारी सैम्पलिंग के थ्रू हमने अपने सिस्टम में लेके आए, अपने लेबोरेटरी के अंदर लेके आए हैं, तो जो आइटम्स हैं उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी हम फर्दर टेस्टिंग के लिए लेके जाएं, कैलिब्रेशन के लिए लेके जाएं, कि उनको फिजिकली हमें आइडेंटिफाई करने में किसी तरह की जो पर्सनल है हमारे लेबोरेटरी के अंदर वो कंफ्यूज हो जाए। तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि
जो अनएम्बेगियस आइडेंटिफिकेशन है उसको कैसे मेंटेन करेंगे हम अपनी लेबोरेटरी के अंदर, जिससे कि कोई फिजिकल कंफ्यूजन ना हो जब भी उसके ऊपर फर्दर कोई एक्टिविटी हम इम्प्लाई करने जाएं लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो फिजिकली के साथ साथ कोई रिकॉर्ड है या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो उसमें भी इस अनएम्बेगियस आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखना है कि वहाँ पे भी कोई डाउट ना रहे, वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर रहे, किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो आइटम हमने सैंपल के थ्रू अपने यहाँ स्टोर करके रखा है उसका कोई सब डिवीजन है, ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं, ट्रांसफर ऑफ आइटम है, उन सारी कंडीशन में भी हमारी जो एगेस आइडेंटिफिकेशन है उन सैंपल्स का, उन आइटम्स का, वो मेंटेन रहना चाहिए। तो इसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए कि जो हमारी स्टोरिंग है सैम्पलिंग की, जो हम रिटेन कर रहे हैं लेबोरेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, वो ओवरऑल हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अगर किसी तरह का कंफ्यूजन जनरेट हुआ आइटम को लेके, हो सकता है सब डिवाइडेड फॉर्म में हो, ग्रुप के फॉर्म में हो, ट्रांसफर के फॉर्म में हो, फिजिकल फॉर्म में हमने प्रॉब्लम हमें मिली या फिर रिकॉर्ड के फॉर्म में प्रॉब्लम हमने देखी, तो वो ओवरऑल जो एक्टिविटी है उसके ऊपर बहुत बहुत बड़ा एक नॉन कन्फर्मिटी इम्पोज करेगा, मतलब नॉन कन्फर्मिटी फेस करने को मिलेगी। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक प्रोसीजर, एक सिस्टम होना चाहिए लेबोरेटरी के अंदर, जिससे कि हम अनएम्बेगियस आइडेंटिफिकेशन को मेंटेन कर सके अपने लेबोरेटरी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हैंडलिंग के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बात होती है कि जब भी कोई आइटम रिसीव होता है कैलिब्रेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए अगर वो कोई किसी तरह का हम डेविएशन हम मॉनिटर करते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो भी स्पेसिफाइड कंडीशन थी उस सैंपल के रिस्पेक्ट में, उस आइटम के रिस्पेक्ट में, तो उसे हमें रिकॉर्ड करके रखना है। इसके साथ ही अगर वो आइटम पर्टिकुलरली जो कि डेविएट किया था, जो कंडीशन उसकी होनी चाहिए जब हम रिसीव कर रहे हैं उस आइटम को, तो उसे अगर हमने चेक किया, अगर हमें लगता है कि कोई डाउट है हमें लैब में फर्दर उसकी टेस्टिंग या कैलिब्रेशन को लेके कि वो सूटेबल है कि नहीं है फर्दर टेस्टिंग या कैलिब्रेशन को, तो हमें उस कंडीशन में कस्टमर से कंसल्ट करना है उस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में, जो हमने डेविएशन नोट किया या फिर जो हमारे डाउट है उसको लेके कस्टमर क्लैरिफाई करेगा, एडवाइस करेगा हमें कि हमें फर्दर उस पर टेस्टिंग या कैलिब्रेशन एक्सिक्यूट करना है कि नहीं करना है। और कस्टमर के फर्दर इंस्ट्रक्शंस को हमें वेट करना है, हमें चाहिए होगा उस कंडीशन में, जिससे कि हम प्रोसीड कर सकें फर्दर टेस्टिंग या कैलिब्रेशन के लिए। और इस चीज़ को हमें रिकॉर्ड करके रखना है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जो हमारी फाइंडिंग है रिसीविंग को लेके, हमारे डाउट को लेके, डेविएशन को लेके, हमारे कंसल्टेशन को लेके कस्टमर के द्वारा, और उसके इंस्ट्रक्शंस के रिस्पेक्ट में। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में होनी चाहिए जब भी हम प्रोसीड करेंगे फर्दर इन एनी मैनर फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सैंपल। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हमें जो कस्टमर है बोलता है प्रोसीड करने के लिए, जो कि डेविएशन हमने उसको कम्युनिकेट किया था, उस पर कंसल्टेशन मांगा था, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें लैब को एक डिस्क्लेमर देना है टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर, कैलिब्रेशन रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें ये इंडिकेट करना है कि रिजल्ट डिफर हो सकते हैं ड्यू टू डेविएशन इन द रेसिप्ट ऑफ द सैंपल कंडीशन। तो इस तरह का डिस्क्लेमर भी हमें लैब अपनी जो रिपोर्ट है लैब की उसके ऊपर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और इसके लिए कोई पर्टिकुलर हमें कस्टमर से कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। कंसल्टेशन बस हमारी ये होगी कि हमारी डेविएशन हमने ऑब्जर्व किया, हमें डाउट है टेस्ट रिजल्ट्स को लेके, कैलिब्रेशन रिजल्ट्स को लेके, तो आपका फर्दर एडवाइस क्या है, हम टेस्ट या कैलिब्रेशन
प्रोसेस करें कि ना करें। अगर कस्टमर हमें प्रोसेस के लिए बोलता है कि आप प्रोसेस करिए, तो हमें इस तरह का डिस्क्लेमर अपनी रिपोर्ट के ऊपर प्रोवाइड करना है और इंडिकेशन देना है कि रिजल्ट्स में डिफर। ठीक है, सो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे बात है स्टोरेज और कंडीशनिंग की, जो कि आइटम्स रिलेटेड है जो सैंपल के थ्रू हमें मिला है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ सैंपल्स के लिए कुछ स्पेसिफिक हो सकती हैं जब भी हम स्टोर करने की बात करते हैं उनको, या कंडीशनिंग के रिस्पेक्ट में कोई टेस्टिंग या कैलिब्रेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को जब हम करेंगे, ठीक है, तो हमें मेंटेन करके रखना है इन्वायरमेंटल कंडीशन को, उसको साथ साथ उसको मॉनिटर करना है और रिकॉर्ड भी करना है उस रिलेटेड डाटा को। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, ये हमारे जो हैंडलिंग प्रोसीजर है उसके अंदर इस चीज़ का डिटेल होना चाहिए कि क्या स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर्ड है और क्या कंडीशनिंग रिक्वायर्ड है सैंपल को लेके। ठीक है, और उसको हमें कैसे हम उसको जो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको कैसे इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको मेंटेन करना है, चीज़ें मॉनिटर करना है और रिकॉर्ड करके रखना है। तो ये चीज़ें हैंडलिंग के एस्पेक्ट में लास्ट पॉइंट हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे हैंडलिंग के रिस्पेक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है जब भी टेस्ट एंड कैलिब्रेशन आइटम की बात होगी। नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पे बात है टेक्निकल रिकॉर्ड की, जो कि 7.5 है। तो अब हमारी हैंडलिंग हो गया, सैम्पलिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टेक्निकल रिकॉर्ड्स क्या क्या जनरेट करना है और जो एज एविडेंस वर्क करेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्लॉज में। तो इसमें जो पहली हेडिंग मैंने बनाई है वो है रिकॉर्ड इंश्योर। इसके अंदर है ईच एक्टिविटी टू फैसिलिटेट। फिर इसमें सब हेडिंग मैंने बनाई है इफ पॉसिबल फैक्टर्स आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट सब हेडिंग है इंक्लूड डेट, पर्सनल, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस और डेटा। और नेक्स्ट हेडिंग बनाई है मैंने अमेंडमेंट इंश्योर। और इसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं वो है ट्रैक, रिटेन, डेट, एस्पेक्ट्स, पर्सनल। तो ये चीज़ें हैं टेक्निकल रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं। अब वन बाय वन इन डिटेल मैं आपको ट्रेनिंग में ब्रीफ करता हूँ। तो जब भी हम टेक्निकल रिकॉर्ड की बात करेंगे, तो जो चीज़ें, जो भी एक्टिविटी, जो भी की पर्टिकुलर्स हमारे जो मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर मेजरमेंट रिजल्ट के ऊपर जिन चीज़ों की वजह से इफेक्ट आ सकता है उसको हमें काउंट करना है एज अ टेक्निकल रिकॉर्ड और इंश्योर करना है कि ये टेक्निकल रिकॉर्ड हमें रिकॉर्ड करके रखना है। और इसमें जो चीज़ें हैं, अगर मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की बात है तो उसके रिलेटेड भी हमारे पास टेक्निकल रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। सैम्पलिंग के हैं तो वो भी होने चाहिए। उसकी हैंडलिंग है तो उसको भी मेंटेन करना है हमें। स्टोरेज है, कंडीशनिंग है, यील्डिंग है। तो जो भी हमारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं मेजरमेंट रिजल्ट को, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में हमें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं। साथ ही साथ अ, हमें रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में जो भी इंडिविजुअल हम बनाएंगे पर्टिकुलर एक मेजरमेंट रिजल्ट के, तो वहाँ पे कब वो चीज़ डेट उसके रिस्पेक्ट में जो होगी वो मेंशन करनी है। और हम उस रिकॉर्ड के थ्रू ये भी आइडेंटिफाई कर सके किस पर्सनल ने उस रिकॉर्ड को जनरेट किया है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके। जब भी हम उस रिकॉर्ड को फर्दर यूज़ करें, रिव्यू करें या फिर देखें, तो इस तरह का उस पर इंफॉर्मेशन, डेट और पर्सनल का आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए। साथ ही साथ ओरिजिनल जो ऑब्जर्वेशन है, डेटा है, कैलकुलेशन है, उसको भी हमें एज अ रिकॉर्ड ऑफ टेक्निकलिटी मेंटेन कर रखना है। जनरल भाषा में उसको हम रफ रिकॉर्ड्स बोलते हैं,
जब भी हम इस तरह का रफ रिकॉर्ड जनरेट करेंगे किसी तरह के ऑब्जर्वेशन को लेके, ठीक है, कैलकुलेशन को लेके, डेटा को लेके, तो उसे भी हमें अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करके रिटेन करके रखना है। साथ ही साथ ये जो रफ डेटा होगा, रफ कैलकुलेशन है, रफ ऑब्जर्वेशंस हैं, या फिर ओरिजिनल इसको कह सकते हैं हम, इसमें भी हम ये भी आइडेंटिफेबल होना चाहिए जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के रिस्पेक्ट में। जब भी हम इस तरह का डेटा जनरेट करें रफ फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, तो हम ऐसा ना हो कि वो रैंडम है, वहाँ पे हमें ट्रेसिबिलिटी ना मिल पाए कि किस पर्टिकुलर टास्क के रिस्पेक्ट में हमने ये ओरिजिनल डेटा या फिर रफ डेटा जनरेट किया था। तो वहाँ पे भी एक ट्रेसिबिलिटी हमें मेंटेन करना है जिससे हम स्पेसिफिक टास्क को उसके थ्रू चेक कर सकें, ठीक है। तो ये हमें मेंटेन करना है। और टेक्निकल रिकॉर्ड, इन चीज़ों पे ध्यान देनी है कि हमें टेक्निकल रिकॉर्ड्स हमारे पास ये प्रेजेंट होने चाहिए, जनरेट करने हैं और रिटेन करके रखना है। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट बात आती है टेक्निकल रिकॉर्ड में, कि अगर हमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कोई टेक्निकल रिकॉर्ड है उसके अंदर, तो हमें वहाँ पे ध्यान देना है, इंश्योर करना है कि जो भी अमेंडमेंट है उसको हम ट्रैक कर सकें, जो भी ओरिजिनल रिकॉर्ड थे या प्रीवियस रिकॉर्ड थे, जो उसके ऑब्जर्वेशन थे उनसे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी है जब भी हम अमेंडमेंट के लिए जाएं किसी टेक्निकल रिकॉर्ड के। और साथ ही साथ जो ओरिजिनल और अमेंडमेंट डेटा है, फाइल है, उनको रिटेन कर रखना है। इसके साथ ही जो डेट रिस्पेक्टिव है ओरिजिनल की, अमेंडमेंट की, वो प्रेजेंट होनी चाहिए रिकॉर्ड में। जिस पर्सनल ने ये डिसीजन मेकिंग की, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ें अमेंडमेंट की हुई या फिर ओरिजिनल चीज़ें रिकॉर्ड जनरेट हुआ, उसकी उसका आइडेंटिफिकेशन हमें मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो एस्पेक्ट हमने अल्टर किए थे ओरिजिनल से अमेंडमेंट के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन भी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए टेक्निकल रिकॉर्ड के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं एज अ टेक्निकल रिकॉर्ड जो मैंने बताई, आपको मेंटेन करके रखनी है अपने सिस्टम के अंदर, और एज अ एविडेंस वर्क करती हैं जब आप एक कंफर्मिंग सिस्टम में वर्क करते हो ISO 17025 के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा 7.5 क्लॉज टेक्निकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं 7.6 पे, जो कि है इवेल्युएशन ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, ठीक है। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि जो हमारा मेजरमेंट है उसकी सर्टेनिटी को डिफाइन करते हैं। और ये अगर फैक्टर्स अच्छी तरीके से कंट्रोल ना हो तो हमारी जो मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो इन सारी कंडीशन में हमें एक प्रॉपर मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के लिए प्रोसीजर डेवलप करना पड़ता है लेबोरेटरी के अंदर, कुछ चीज़ें फॉलो करने पड़ती हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम इवेलुएट करने की बात करते हैं एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी के एक पर्टिकुलर मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बातें हैं। तो पहली चीज़ें हैं आइडेंटिफाई करने की है, इसमें मैंने हेडिंग ली है ऑल कंट्रीब्यूशन, इसमें है सिग्निफिकेंस है, एनालिसिस मेथड है। सेकंड जो है हेडिंग ली है उसमें है कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, ओन इक्विपमेंट, ऑल कैलिब्रेशंस, टेस्टिंग लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में है रिगरस टेस्ट मेथड, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वेल रिकॉग्नाइज्ड मेथड, पर्टिकुलर मेथड, और ISO/IC गाइड 98-3, ISO 21748, ISO 5725। ये तीन स्टैंडर्ड के रेफरेंस हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज में। तो जब भी हम मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की बात करें तो यहाँ पे आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप मेजरमेंट अनसर्टेनिटी आप अच्छी तरीके से इवेलुएट कर पाओगे। तो पहली चीज़ जो इस पर्टिकुलर क्लॉज में है कि आइडेंटिफाई करना है कि एक मेजरमेंट को लेके क्या कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं अनसर्टेनिटी के लिए। ये क्लियर कट आपको एक एज अ लेबोरेटरी पता होनी चाहिए।
तभी जाके आप मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को इवेल्युएट कर पाओगे कंप्लीटली और इंश्योर कर सकोगे अपने रिजल्ट को, जो भी आपकी टेस्टिंग या फिर कैलिब्रेशन के थ्रू निकल के आनी है। और ये जो चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी उसमें सिग्निफिकेंस हमें चेक करना पड़ेगा, किसका सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से हम उसको कंट्रीब्यूटर ले रहे हैं मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के लिए। और स्टैंडर्ड इसमें जो चीज़ें ऐड करता है वो है सैम्पलिंग को भी हमें टेक केयर करना है जब हम मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की बात करेंगे। और साथ ही साथ जो कंट्रीब्यूटर्स हैं मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के लिए, उनको हम अकाउंटेबल बनाना है किस तरह से कि जो एक प्रॉपर हमारे पास मेथड ऑफ एनालिसिस हमें यूज करना है कि किस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूटर की वजह से जो हमारे इफेक्ट आ रहा है मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के लिए किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट के, वो ये है जो कि हमने एक प्रॉपर एक एनालिसिस मेथड का यूज करके इवेलुएट किया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी हम इवेल्युएशन ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की बात करेंगे। सेकंड जो इसमें पॉइंट है वहाँ पे पर्टिकुलरली कैलिब्रेशन की बात होती है। एक लैब जो कैलिब्रेशन एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है उसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कहता है कि जो कैलिब्रेशन जो भी कैलिब्रेशन है कैलिब्रेशन लैब के अंदर उन सारे का आपको मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को परफॉर्म करना है। वो चाहे आपके खुद के इक्विपमेंट हो उनके रिस्पेक्ट में भी आपको उनकी भी जो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है उसको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कैलिब्रेशन के रिस्पेक्ट में, कैलिब्रेशन लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में ध्यान देने वाली कि जो कैलिब्रेशन है वर्क है जो वो एक्सिक्यूट कर रहा है किसी सेकंड पार्टी के लिए, किसी कस्टमर के लिए, उसके लिए तो उसको अपनी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को इंश्योर करना ही करना है। साथ ही साथ जो उसके खुद के इक्विपमेंट हैं जिसके बेसिस पे वो कैलिब्रेशन को परफॉर्म कर रहा है उसके लिए भी उसको मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ें थी कैलिब्रेशन लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में जो सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे बताता है। थर्ड पॉइंट में जाते हैं तो वहाँ पे टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में बात होती है। जो भी लेबोरेटरी टेस्टिंग कर रही हैं उसके लिए उनके लिए क्या मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की कंडीशन है। तो उसमें जो बात आती है कि इसमें पहला है कि रिगरस इवेल्युएशन होना चाहिए मेजरमेंट अनसर्टेनिटी का टेस्टिंग को लेके। और जो रिगरस इवेल्युएशन है उसमें जो चीज़ें हमें लेनी है वो है थ्योरेटिकल प्रिंसिपल का यूज़ करना है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को भी यूटिलाइज करना है इस रिगरस इवेल्युएशन में, जिससे कि हम जो परफॉर्मेंस है मेथड का मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को लेके वो एक डेफिनेट फॉर्म में एक राइट फॉर्म में हम इवेल्युएट कर सकें और फर्दर उसको यूटिलाइज कर सकें। इसके साथ ही साथ कुछ नोट भी इस पर्टिकुलर टेस्ट लैबोरेटरी के कंडीशन में स्टैंडर्ड में दिए गए हैं। इसमें पहला है अगर हम वेल रिकॉग्नाइज टेस्ट मेथड यूज कर रहे हैं अपनी टेस्टिंग एक्टिविटी को लेके, तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि जो टेस्ट मेथड है वेल रिकॉग्नाइज उसमें जो भी लिमिट्स हैं वैल्यूज हैं मेजर सोर्सेस रिस्पेक्ट में मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को लेके उसको अगर आप मैच कर रहे हो तो हमें फर्दर कुछ ज़रूरी नहीं है जस्टिफिकेशन को लेके, या फिर हमें वहाँ पे क्लियर हो जाना है अगर हम उन वैल्यूज़ को उस पर्टिकुलर मेथड के रिस्पेक्ट में अगर हमने अचीव किया है कि हमें फर्दर कोई जस्टिफिकेशन या फिर रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को लेके। सेकंड कंडीशन है कि कोई पर्टिकुलर मेथड है वहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को हमें इस्टेब्लिश करना है, डिक्लेयर करना है, वेरीफाई करना है। तो उस कंडीशन में हमें सिंगल टाइम ही जो इस पर्टिकुलर मेथड के रिस्पेक्ट में हम मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, उस चीज़ को ही हमें नेक्स्ट टाइम जब भी हम उस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करेंगे लेबोरेटरी एक्टिविटी को लेके, रिजल्ट जनरेशन को लेके, टेस्ट
टेस्टिंग लैब में, तो वो सेम मेजरमेंट अनसर्टेनिटी हमें डिक्लेयर कर देना है कि हमने प्रीवियसली ये मेथड को हमने अपने मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के अंदर इवेल्युएट किया था और इस्टेब्लिश और वेरीफाई किया था कि क्या मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की वैल्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने बताई मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के रिस्पेक्ट में कैसे इवेल्युएट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को लेके, वो उसमें पहला रेफरेंस हमारा ISO/IEC गाइड 98-3 है, ISO 21748 है और ISO 5725 की सीरीज स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको इन डिटेल बताते हैं कि कैसे मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को इवेल्युएट करें। ठीक है, तो वो एक अलग बड़ा सब्जेक्ट है, एक बड़ा स्टैंडर्ड्स है जो मैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में कवर करूंगा। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को लेके कैसे उसको आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स जो हैं ISO 17025 में दिए हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, तो हम उसको किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में कवर करेंगे। वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वीडियो फिर जो इसकी लाइन है, मतलब कह लीजिए कि जो फ्लो है वो गड़बड़ हो जाएगा। अभी हम 1725 को समझ रहे हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन समझ रहे हैं, पर्टिकुलर सिनेरियोज में, पर्टिकुलर कंडीशंस में क्या रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो लैब की हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ तक हमारा 7.6 जो इवेल्युएशन ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा 7.7 क्लॉज है। इसमें बात आती है इंश्योरिंग द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। सो टाइटल को क्लियरली आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे इंश्योर करने वाले हैं जो रिजल्ट्स हमें निकल के आए हैं टेस्ट लैब के थ्रू, कैलिब्रेशन लैब के थ्रू, उनको इंश्योर करना है। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे चीज़ें बात होंगी। तो पहला जो इसमें मैंने हेडिंग लिया है वो है मॉनिटरिंग प्रोसीजर। इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो है रिजल्टिंग डेटा, ट्रेंड्स आर डिटेक्टेबल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, प्लान्ड, रिव्यूड, और सब हेडिंग ली है इसमें इंक्लूड में रेफरेंस मटेरियल्स, अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंटेशन, फंक्शनल चेक्स, यूज ऑफ चेक, इंटरमीडिएट चेक, रेप्लिकेट टेस्ट, रीटेस्टिंग, रिजल्ट, कोरिलेशन, रिजल्ट्स रिव्यू, इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजंस, ब्लाइंड सैंपल टेस्टिंग। और सेकंड जो सब हेडिंग ली है उसमें है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इंटर laboratory comparison, proficiency testing, planned and reviewed, monitoring, data, analyzed, use of control and improve, outside predefined criteria, actions। ये सारे कीवर्ड्स हैं इंश्योरिंग द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट के रिस्पेक्ट में। अब मैं इनको ब्रीफ करता हूँ कि कैसे हमें इंश्योर करेंगे जो हमारे रिजल्ट्स निकल के आए हैं लेबोरेटरी के वो वैलिड हैं। यहाँ पे जो पहली बात है वो है कि आपके पास एक मॉनिटरिंग की प्रोसीजर होना चाहिए जिससे आप इंश्योर कर सको जो रिजल्ट्स हैं उनकी वैलिडिटी को लेके। तो ये प्रोसीजर आपको बनाना पड़ेगा अपनी ओवरऑल मॉनिटरिंग, जिससे जो चीज़ें बताई वो कर सको आप। इसके साथ ही रिजल्टिंग डाटा के बारे में स्टैंडर्ड बोलता है जो डेटा जनरेट हो रहा है टाइम टू टाइम आपकी लैब एक्टिविटी के द्वारा आपकी लेबोरेटरी के अंदर, जिसको आप मॉनिटरिंग कर रहे हो प्रोसीजर के थ्रू अपनी लेबोरेटरी के। तो जो रिजल्टिंग डाटा है वो इस तरह का हमें रिकॉर्ड करना है, इस तरह से मॉनिटरिंग में हमें जो रिकॉर्डिंग है वहाँ से फाइंड आउट करना है कि हम एक ट्रेंड को ऑब्जर्व कर सकें और उससे डिटेक्ट कर सकें कि
जो वैलिडिटी है रिजल्ट की वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, किसी तरह की कमी हमें दिख रही है, जो भी रिजल्ट हमारे निकल के डिफरेंट स्टेजेस में लेबोरेटरी एक्टिविटी के मिल रहे हैं, उसमें अगर हमें वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकें कि किसी तरह की नॉन कन्फर्मिटी है, या हमारा जो कंप्लायंस है या फिर कन्फर्मिटी है डिफरेंट मेथड्स को लेके, इक्विपमेंट्स को लेके, पर्सनल को लेके, या लेबोरेटरी कंडीशंस को लेके, सैंपल्स को लेके, हैंडलिंग को लेके, उससे किसी तरह का रिस्क जनरेट हो रहा है जो हमारे रिजल्ट्स फर्दर प्रोग्रेस लेवल पे आगे जा रहे हैं। तो इस तरह का हमें ट्रेंड को मॉनिटर करना है। अपने जो हमारा प्रोसीजर यहाँ इस्टेब्लिश करने का मेन रीज़न है वो ये है कि जो भी रिजल्टिंग डेटा निकल के आए उनका हम इस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकें कि मतलब एक प्रोएक्टिव मैनर में, टाइम एफिशिएंट मैनर में हम डिसीजन मेकिंग कर सकें, चीज़ों को रेक्टिफाई कर पाएँ, करेक्ट कर पाएँ और एक प्रिवेंटिव एक्शन ले पाएँ, जिससे वहीं के वहीं चीज़ों में सुधार किया जा सके, चीज़ें रेक्टिफाई की जा सके। तो इस तरह के हमें एक माइंडसेट रखना है और प्रोसीजर डेवलप करना है और एक ओवरऑल प्रैक्टिस को डेवलप करना है। साथ ही साथ जो हमारा ये रिजल्टिंग डेटा की हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, डिटेक्टिंग की बात कर रहे हैं उसके ट्रेंड से रिलेटेड, उसमें हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करना है जब भी हम रिव्यू करें रिजल्ट्स को। साथ ही साथ जो हम प्रोसीजर डेवलप कर रहे हैं मॉनिटरिंग की, वो हमें उसमें प्लानिंग देनी होगी कि है हम किस किस स्टेज पे कब कब मॉनिटरिंग को एक्सिक्यूट करेंगे जो रिजल्ट हमारे जनरेट हो रहे हैं, और रिव्यू हम कब कब करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड बताता है कि जो हमारी इंश्योरिंग होगी रिजल्ट्स की वैलिडिटी को लेके, जो हम प्रोसीजर के मॉनिटरिंग प्रोसीजर के थ्रू एक्सिक्यूट करने वाले हैं, तो इसमें हमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है। तो पहला चीज़ है कि उसमें कि हमें रेफरेंस मटेरियल का यूज़ करना है या क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल का यूज़ करना है जो हमारा रिजल्टिंग डेटा निकल के आ रहा है उसको रिव्यू करने के लिए। अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं रिजल्टिंग डाटा को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट हम कब यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई इस तरह का ट्रेंड निकल के आ रहा है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा टेस्ट इक्विपमेंट है वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे जो कि कैलिब्रेटेड होगा और एक ट्रेसेबल रिजल्ट हमें दे सकता है। साथ ही साथ फंक्शनल चेक जो है मेजरिंग और टेस्ट इक्विपमेंट का, वो कर सकते हैं हम। यूज़ ऑफ चेक का यूज़ कर सकते हैं जो कि वर्किंग स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में होगा, कंट्रोल चार्ट्स के रिस्पेक्ट में होगा। इंटरमीडिएट चेक्स कर सकते हैं मेजरिंग इक्विपमेंट का, रेप्लिकेट कर सकते हैं टेस्ट को या कैलिब्रेशन को डिफरेंट मेथड के बेस पे। रीटेस्टिंग या फिर रिकैलिब्रेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हम रिटेन्ड आइटम हमारे पास हैं या फिर हम कह लेते हैं उसको मास्टर सैंपल्स हमारे पास जो हैं उसके बेसिस पे रीटेस्टिंग रिकैलिब्रेट कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए टेस्ट रिजल्ट्स को। साथ ही साथ यहाँ पे बात आती है कोरिलेशन ऑफ रिजल्ट, जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स की से मैंने पहले बात की थी जब मेथड्स की बात कर रहे थे कि एक हमारे पास अगर हम लेबोरेटरी डेवलप्ड मेथड है या फिर जो स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोरिलेशन ऑफ रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं टेक्निक, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आइटम के हम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं उसकी वैलिडिटी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है रिव्यू कर सकते हैं जो रिपोर्टेड रिजल्ट्स हैं उसको। नेक्स्ट उसके है इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन कर सकते हैं। इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन मैंने आपको टर्म्स एंड डेफिनेशन में समझाया था कि इंट्रा लेबोरेटरी कंपैरिजन क्या होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्लाइंड सैंपल को हम टेस्ट कर सकते हैं फर्दर इंश्योर करने के लिए अपनी टेस्ट वैलिडिटी को।
तो ये सारी बेसिकली टेक्निक्स हैं जो हमें हेल्प करेंगी, जिनका हमें जो मॉनिटरिंग है, प्रोसीजर है ओवरऑल, उसको उसके थ्रू इंश्योर करने के लिए टेस्ट रिजल्ट को हमें हेल्प मिलती है। तो ये कुछ आप टेक्निक अपने मॉनिटरिंग प्रोसीजर में ऐड करना है, स्टेज वाइज कहाँ पे किस टेक्निक का यूज़ करना है मॉनिटरिंग के थ्रू, और हमें अपने रिजल्ट्स को इंश्योर करना है उसकी वैलिडिटी को लेके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे बात आती है कंपैरिजन विथ रिजल्ट की बात होती है, जिसमें हम दूसरी टेस्ट लेबोरेटरी के टेस्ट रिजल्ट को अ, हम अपने टेस्ट रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। ये प्लान मैनर में होना चाहिए और उसके पहले हमें रिव्यू कर लेना है डिटेल में। ठीक है, जब भी हम इस तरह का कंपैरिजन की बात करें जो कि हमारी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसमें जो पहली चीज़ आती है वो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग की बात होती है कि हम एक पार्ट प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग हम उसी लैब के साथ पार्टिसिपेट करेंगे जो ISO IEC 17043 एक्रेडिटेड होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो कॉम्पिटेंट टेस्ट लैब है ISO IEC 17043। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपैरिजन है उसका पहला मेथड ये है, जो कि हम बाहर की लेबोरेटरी के टेस्ट से हम कंपेयर करना चाह रहे हैं अपने टेस्ट रिजल्ट को। इससे इंश्योरेंस हमको मिलती है कि हमारी जो वैलिडिटी है टेस्टिंग की, रिजल्ट की, वो ठीक मिल रही है। साथ ही साथ हम इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन में जा सकते हैं, सॉरी इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन में आ सकते हैं जब हमारे पास प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग नहीं अवेलेबल हो किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग के लिए या फिर कैलिब्रेशन के लिए। तो उस कंडीशन में तो इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन आपको पता है जहाँ पे हम रिपीटेड टेस्टिंग करते हैं अपने ही इन हाउस फैसिलिटी के अंदर, नंबर ऑफ सैंपल्स के ऊपर जो कि होमोजेनियस होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हमें इंश्योर करना है जो हमारी टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं उसकी वैलिडिटी को। इसमें जो लास्ट पॉइंट है उसमें हमारा डेटा की बात होती है जो मॉनिटरिंग से निकल के आ रहे हैं, जो हम प्रोसीजर के थ्रू हमने मॉनिटरिंग का प्रोसीजर डेवलप किया था उससे जो भी डेटा निकल के आ रहे हैं उसको हमें एनालिसिस करना है, और उसके द्वारा हमें फिर एनालिसिस के द्वारा कंट्रोल करना है और इम्प्रूव करना है ओवरऑल जो लेबोरेटरी की एक्टिविटी है। इसके साथ ही अगर लगता है कि कोई चीज़ें मतलब डेविएट कर गई हैं या फिर जो हमारी आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया थी, रिक्वायरमेंट थी, और जो हमारी बाउंड्रीज थी एक्टिविटीज़ को लेके टेस्टिंग लेबोरेटरी के कैलिब्रेशन लेबोरेटरी के अंदर, तो कोई चीज़ बाहर जा रही है जो हमने अपने मॉनिटरिंग प्रोसीजर के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन में हमें निकल के आई है एज अ डेटा, तो वहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है जिससे कि वो पर्टिकुलर सिनेरियो को हम प्रिवेंट कर सकें जो कि इनकरेक्ट है रिजल्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी रिपोर्टिंग से पहले एज अ टेस्ट रिजल्ट, एज अ कैलिब्रेशन रिजल्ट, तो ये चीज़ें हमें मतलब इस करनी है जब भी हम इंश्योर करने की बात करेंगे टेस्ट रिजल्ट को, कैलिब्रेशन रिजल्ट को, और वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7.7 क्लॉज ख़त्म होता है। ये लास्ट उसका पॉइंट था जो मैंने बताया। ठीक है, जिसमें हमने परफॉर्मेंस ऑफ मॉनिटरिंग की बात करी। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्लॉज जो है वो है 7.8 रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। इसके अंदर बात है, पहला जो मैंने हेडिंग ली है वो है जनरल, जो कि पहला सब क्लॉज है इसके अंदर रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट के अंदर। उसके अंदर जो मैंने कीवर्ड लिए हैं वो है रिव्यू एंड ऑथराइज एक्यूरेटली, क्लियरली, unambiguously, agreed and necessary information, retain simplified way, readily available। ठीक है, तो मैं यहाँ तक आपको ब्रीफ करता हूँ जनरल का जो मैंने फर्स्ट सब क्लॉज है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट के अंदर उसको। तो
यहाँ पे हेडिंग से हमें क्लियरली समझ जाना है कि यहाँ पे रिपोर्ट रिजल्ट की बात हो रही है। तो ये पर्टिकुलर स्टेज तब आती है जब आप रिलीज करते हो जो भी आपका इवेल्युएशन है, जो कि आपने टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के थ्रू पाया है अपनी एक्टिविटी के थ्रू। तो आप उसको रिलीज कर रहे हो, अपने कस्टमर को दे रहे हो। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या किन की चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको कंप्लाई करनी है एज पर ISO 17025, उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो जनरल के अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट है कि रिलीज करने से पहले, रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने के से पहले आपको रिव्यू करना है रिजल्ट्स को और ऑथराइज करना है, जिससे कि आप इंश्योर हो कि आप सही रिजल्ट ही रिपोर्ट कर रहे हो। तो इस ये चीज़ है जो आपको ओवरऑल पहले ध्यान रखना है जनरल रिक्वायरमेंट के अंदर रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट में। साथ ही साथ जो रिजल्ट है जो आप रिलीज कर रहे हो वो एक्यूरेट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, अनएम्बेगियस होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो एक्यूरेट का मतलब है कि जो आपने पाया है आपने इवेलुएट किया है वही रिजल्ट आप रिपोर्ट करो। क्लियर हो मतलब कि उनको किसी तरह का कंफ्यूजन ना वो जनरेट करे रिपोर्ट के माध्यम से, तो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अनएम्बेगियस होना चाहिए मतलब किसी तरह के डाउट नहीं होने चाहिए जब आप रिपोर्ट करो। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिविटी थी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए कस्टमर के रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में उसको आप क्लियरली मतलब अचीव करो उस रिपोर्ट के थ्रू। तो ये हमारे बेसिकली ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जब भी हम रिपोर्ट को रिजल्ट की रिपोर्ट को रिलीज करते हैं या फिर रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में स्टैंडर्ड बताता है। और रिपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक टेस्ट रिपोर्ट हो सकती है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स हो सकता है, रिपोर्ट ऑफ सैम्पलिंग हो सकती है। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट देख को समझना है कि ये तीनों चीज़ें उसमें इंक्लूड हो सकती हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब आते हैं इंक्लूड की बात, क्या क्या हमें इंक्लूड करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन एग्री किया था आपने कस्टमर के साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस रिपोर्ट में देनी है। साथ ही साथ जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि हम इंटरप्रिटेट कर पाए, हमारा इंटरप्रिटेशन हो सके रिजल्ट का, उस नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को भी आपको अपने टेस्ट रिपोर्ट में या फिर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट में या फिर रिपोर्ट ऑफ सैम्पलिंग पे हमें देना है। और साथ ही साथ जो टेस्ट मेथड आपने यूज़ किए हैं उस रिपोर्ट जनरेशन के लिए उसकी एक्टिविटीज में वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मेंटेन करके उस रिपोर्ट के अंदर देनी है। और ये जो रिपोर्ट इशू करेंगे आप उसको रिटेन करके रखना एज अ टेक्निकल रिकॉर्ड अपनी लेबोरेटरी के अंदर। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी जो मैंने बताई अभी आपको। इसके साथ कुछ और पॉइंट्स हैं जनरल में, उसमें पर्टिकुलर एक नोट है जिसमें क्लैरिफाई करता है कि टेस्ट रिपोर्ट जो है वो टेस्ट सर्टिफिकेट भी हो सकती है और कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो कैलिब्रेशन रिपोर्ट भी हो सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ को डिफाइन करती है और आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। और जो रिपोर्ट है वो हार्ड कॉपी में भी इशू हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इशू हो सकती है। तो इस तरह का कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी में देना ही देना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में देना नहीं देना है। आप दोनों फॉर्मेट्स में सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो, रिपोर्ट इशू कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे उस फॉर्म में आप एज अ डॉक्यूमेंट कस्टमर को आप ये प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये नोट थे। इसके अब हम सेकंड पॉइंट में थर्ड पॉइंट में जाते हैं जनरल के, कि वहाँ पे वर्ड यूज़ करता है सिंप्लीफाइड वे में और रेडली अवेलेबल फॉर्म में। जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको रिपोर्ट करना है कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, जिससे अगर सामने वाला एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी है तो उस रिपोर्ट को देख के रिजल्ट को समझ जाए कि रिजल्ट क्या डिफाइन करना चाहता है।
इसके साथ ही अभी हम नेक्स्ट क्लॉज पे चलेंगे 7.8.2 पे। तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो हमें देने होते हैं रिपोर्ट में, उसके बारे में बताया है स्टैंडर्ड ने। तो अगर हम उसको नहीं बता पाए हैं रिपोर्ट के अंदर, तो वो हमें रेडली अवेलेबल कराने के लिए बोलता है स्टैंडर्ड, कि हमें उस चीज़ को रेडली अवेलेबल कराना है जिस एट द टाइम कभी कस्टमर के द्वारा रिक्वायरमेंट आती है। तो इस कंडीशन में, तो यहाँ तक बात थी जनरल की, जो जनरल में रिक्वायरमेंट मैंने बताई। अब नेक्स्ट क्लॉज में चलते हैं जो कि है कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर रिपोर्ट। इसके अंदर मैंने हेडिंग ली है इंक्लूड विथ जस्टिफिकेशन फॉर एनी एक्सक्लूजन। फिर जो कीवर्ड लिया है मैंने, टाइटल, लैब नेम एंड एड्रेस, लोकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, मेथड आइडेंटिफिकेशन, condition of the item, date of receipt and sampling, and activity performance and report issuance, reference of sampling plan and method, statement to the effect, measurement units, method deviations, authorizer defecation, external provider, reproduction, disclaimer। यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन और ऑथराइजर मैंने करेक्ट कर दिया है वर्ड को। ठीक है, तो मैं यहाँ तक आपको ब्रीफ करता हूँ इस पर्टिकुलर सब क्लॉज को। तो पहली चीज यहाँ पे है कि जो रिक्वायरमेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर इस जो कि रिपोर्ट पे होनी चाहिए जब भी आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, चाहे वो टेस्टिंग से रिलेटेड हो, कैलिब्रेशन से रिलेटेड हो, सैम्पलिंग से रिलेटेड हो, तो ये इंफॉर्मेशन आपकी रिपोर्ट पे होनी चाहिए। इन केस अगर कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हो रिपोर्ट के अंदर, इन जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि क्यों आपने वो पर्टिकुलर डिटेल आपने स्किप की या फिर नहीं दी कस्टमर को। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है जिससे कि हम रिड्यूस कर सकें किसी भी तरह की कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी को, मिसअंडरस्टैंडिंग को। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जो इंफॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ ये रिपोर्ट के ऊपर देना। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आनी चाहिए वो है टाइटल, कि जो रिपोर्ट हम जनरेट करें उसकी टाइटल क्या होगी। वो टेस्ट रिपोर्ट हो सकती है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स हो सकती है, रिपोर्ट ऑफ सैम्पलिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर टेस्ट सर्टिफिकेट हो सकता है, कैलिब्रेशन रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ सैम्पलिंग हो सकती है। तो इस पे कुछ आप मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। आप इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड जो मैंने बताया यूज कर सकते हो एज अ टाइटल। सेकंड जो डिटेल है उसमें है लेबोरेटरी का नेम और डिटेल होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, नेम, नाम और पता क्या है लेबोरेटरी का। साथ ही साथ थर्ड जो रिक्वायरमेंट है लोकेशन की, जहाँ पे लेबोरेटरी की एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया उसका क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उस पर्टिकुलर लोकेशन का। वो किसी भी तरह की हो, साइट हो, फैसिलिटी हो, इन हाउस हो, मोबाइल हो, टेम्पोरी हो, वो लोकेशन आपको डिस्क्राइब करनी है रिपोर्ट के ऊपर। फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन की बात आती है कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन इस रिपोर्ट का आपको जनरेट करना है। ये जैसे हमारे यहाँ पे एनेबल की बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जो एनेबल हमें एडवाइस करता है। तो उसी तरह से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन का नंबर आप जनरेट कर सकते हो जिससे कि आप एक टाइम सेव मैनर में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको पर्टिकुलर टेस्टिंग को, पर्टिकुलर कैलिब्रेशन को या फिर सैम्पलिंग को। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, उसमें कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिसमें उसका कस्टमर का नाम, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें मेथड की बात आती है कि हमें मेथड मेंशन करना है जो कि हमने यूज़ किया है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बात है जो कि रिलेटेड है जो हमने पहले डिस्कस की,
कि कंडीशन ऑफ द आइटम, कंडीशन ऑफ द सैंपल की बात है कि अगर वो कुछ डेविएट किया उसकी कंडीशन से आइटम जिसके ऊपर हमने अपनी लेबोरेटरी की एक्टिविटी एक्सक्यूट की है, तो उस कंडीशन में अगर हमें कुछ लगता है, डिस्क्रिप्शन हमें देना है, तो वहाँ पे हमें देना है इस पर्टिकुलर कंडीशन में डेविएशन की। ठीक है। और साथ ही साथ अम्बेगिस आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कोई इशू है आइटम के, इस पर हमने टेस्ट किया है, तो उसको भी हमें ट्रेसेबल बनाना है रिपोर्ट के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट में जब बात होती है वो है डेट ऑफ रिसिप्ट की, कि हमने कब सैंपल को रिसीव किया था, या फिर कैलिब्रेशन के आइटम को या टेस्टिंग आइटम के रिस्पेक्ट में उसको हमने कब रिसीव किया, सैम्पलिंग की डेट क्या थी, ये इंफॉर्मेशन भी हमें रिपोर्ट के ऊपर देना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, सेल्फ लाइफ के ऊपर देख चीज़ें हम सोचते हैं, उस कंडीशन में उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, उस रिलेटेड आइटम्स के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि रिसीव हमने कब किया सैंपल को टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के लिए, और कब हमने सैम्पलिंग ड्रॉ की उसकी। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपकी रिपोर्ट्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है रिपोर्ट के ऊपर देनी है वो है डेट ऑफ परफॉर्मेंस, कि हमने जो लेबोरेटरी की एक्टिविटी है वो कब हमने परफॉर्म की। फिर नेक्स्ट जो डेट है वो है कब हमने रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, वो डेट क्या है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अपने रिपोर्ट के ऊपर डिक्लेयर करना है। साथ ही साथ सैम्पलिंग प्लान, सैम्पलिंग मेथड के लेके हमें रेफरेंस यूज करना है रिपोर्ट के ऊपर, जो अगर हमें लगता है कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रिजल्ट की वैलिडिटी है उसको लेके, तब ये चीज हमें इंश्योर करनी है और मेंशन करनी है अपनी रिपोर्ट के ऊपर कि हमारा मेथड क्या था सैम्पलिंग प्लान के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही नेक्स्ट जो बात है वो है स्टेटमेंट टू द इफेक्ट, इसके थ्रू हम ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि जो आइटम हमने टेस्ट किया है ये उसके रिजल्ट्स हैं, उसके कैलिब्रेशन रिजल्ट्स हैं, उसके टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, उसकी सैम्पलिंग इंफॉर्मेशन है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ टू द इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना रिपोर्ट के ऊपर। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बात है मेजरमेंट की यूनिट क्या थी, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करना रिजल्ट्स के साथ जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ कंडीशंस में नहीं हो सकती है तो वहाँ पे आपको स्किप करना है, लेकिन जहाँ जरूरी है डिफाइन करना मेजरमेंट की यूनिट, वहाँ पे आपको क्लियरली डिफाइन करनी है। साथ ही साथ कोई डेविएशन है, कोई एक्सक्लूजन है मेथड से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी तरह का मेथड हो जो आपने टेस्ट रिजल्ट्स को जनरेट करने के लिए, करेक्शन रिजल्ट्स को जनरेट करने के लिए यूज़ किया, उस मेथड में कोई भी डेविएशन आपने फॉलो किया है या फिर आपको लेना पड़ा है डेविएशन, तो उसको भी आपको मेंशन करना है अपने रिपोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो बात है वो है ऑथराइजिंग पर्सन की, जो जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए रिपोर्ट के ऊपर, जिसने ऑथराइज किया उस रिपोर्ट को, तो ये आपको मेंटेन करना है अपने रिपोर्ट में। साथ ही साथ अगर आपने रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, रिजल्ट जनरेट करने के लिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर की यूज़ किया है एज अ कोड डिलीवरी ऑफ योर एक्टिविटी, तो उसकी भी ट्रेसेबिलिटी, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी उस रिपोर्ट के थ्रू होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड डेटा भी आपको रिपोर्ट के ऊपर देना है। इसके साथ ही एक स्टेटमेंट रिपोर्ट पे होनी चाहिए कि ये रिपोर्ट रिप्रोड्यूस नहीं की जा सकती है जब तक कि लेबोरेटरी से कस्टमर के द्वारा किसी तरह का अप्रूवल ना लिया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हम डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसकी कन्फर्मिटी के लेके, ठीक है, तो ये चीज़ें रिप्रोड्यूस से रिलेटेड रिपोर्ट की हमें स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट स्पेसिफाई करनी है रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ तक हमारी बात थी फर्स्ट क्लास के अंदर रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट को लेके।
एज अ जनरल। ठीक है, फिर इसका जो नेक्स्ट लाइन है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर है डेटा ओरिजिन, रिलेशन विथ रिजल्ट एंड सैंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पर्टिकुलर पॉइंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो पहली चीज ये समझनी है, जो भी रिपोर्ट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एज ए लेबोरेटरी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबोरेटरी की है। तो यहाँ पे इंश्योर करना है कि अगर कोई डेटा हमने कस्टमर के थ्रू लिया है, कस्टमर ने हमें दिया है रिपोर्ट जनरेशन के रिस्पेक्ट में, तो उसे हमें क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेना है और एज अ डिस्क्लेमर उसको हमें रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है कि वो कौन सा पर्टिकुलर डेटा हमने कस्टमर के द्वारा हमने लिया था और यूज किया गया है, और उसका इफेक्ट क्या आ सकता है रिजल्ट्स के ऊपर। साथ ही साथ इन केस अगर सैम्पलिंग जो है एक्टिविटी वो लेबोरेटरी के अंदर नहीं है, मतलब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर नहीं एक्सक्यूट की गई है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सैम्पलिंग को लेके, तो उस कंडीशन में भी एक डिस्क्लेमर देना है रिपोर्ट के अंदर लेबोरेटरी के, जिससे कि वो क्लियर कर सकें कि जो सैम्पलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लेबोरेटरी की नहीं थी। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो सैम्पलिंग थी या सैंपल्स थे वो हमें कस्टमर के द्वारा या फिर कस्टमर के रिलेवेंट पार्टी के द्वारा हमें मिले थे, हमें हमारे तक फर्दर लैब वर्क के एक्सक्यूशन के लिए हम तक पहुंचाए गए थे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है डिस्क्लेमर के माध्यम से रिपोर्ट के ऊपर जब भी आप रिपोर्ट जनरेट करने के लिए जाते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जनरल जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। जनरल के बाद इसमें है अभी तक हमने जनरल और कॉमन रिक्वायरमेंट डिस्कस कर ली। अभी हमारे जो बात है वो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें जो मैंने हेडिंग ली है वो है टेस्ट रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन, स्पेसिफिक टेस्ट कंडीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, ओपिनियंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ सेकंड हेडिंग ली है सैम्पलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो रेफरेंस है वो 7.8.5 का है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की बात है टेस्ट रिपोर्ट्स के रिस्पेक्ट में, कि टेस्ट रिपोर्ट में हमें क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ISO 17025 की फुलफिल करनी है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो जनरल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में, उनको तो हमें फॉलो करना ही करना है। साथ में यहाँ स्पेसिफिकली टेस्ट रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो टेस्ट रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है इसमें वो है कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेस्ट कंडीशन थी, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती हैं, तो उसको मेंशन करना है रिपोर्ट के ऊपर। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और रिक्वायरमेंट की तरह स्टैंडर्ड एडवाइस करता है, बोलता है कि जब रिलेवेंट हो तब इन रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना है या फिर प्रोवाइड करना है अपने टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर। तो उसमें पहली चीज़ जो है कंडीशनल वो है स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी की बात है, जो कि किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकेशन के रिस्पेक्ट में हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर अगर कंडीशन है आपके ऊपर रिलेवेंट है आपको, तो अब तब आपको स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी मेंशन करनी है रिपोर्ट के ऊपर। ये जनरली जो स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी की बात आती है वो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के कंडीशन में आती है। थर्ड जो है कंडीशनल रिक्वायरमेंट है वो है मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की। तो अगर मेजरमेंट अनसर्टेनिटी से रिलेटेड कोई आपके ऊपर अप्लीकेबिलिटी है, जो एग्रीड टर्म्स हैं या फिर आपके रिपोर्ट से रिलेवेंट है टेस्टिंग के,
तो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी से रिस्पेक्ट में आपको इंफॉर्मेशन देनी है और इसमें खास ध्यान रखना है कि जो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी होगी वो सेम यूनिट्स में ही आपको मेंशन करनी है जो टेस्ट रिजल्ट्स आपके निकल के आए हैं, या फिर परसेंटेज में आप शो कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ही मेजरमेंट अनसर्टेनिटी तब इम्पोर्टेंट हो जाती है जो जब इसकी जो रिलेवेंसी है या फिर एप्लीकेशन है टेस्ट रिजल्ट का या वैलिडिटी है उस पे बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होती है। उस कंडीशन में कस्टमर की इंस्ट्रक्शन है या कस्टमर को रिक्वायर्ड है मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन, तब आपको देनी पड़ सकती है। साथ ही साथ कोई स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हैं, उस पे कोई इफेक्ट आ सकता है टेस्ट रिजल्ट का, तो उस कंडीशन में आपको मेजरमेंट अनसर्टेनिटी का इंफॉर्मेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है अपने टेस्ट रिजल्ट के ऊपर रिपोर्ट के अंदर। साथ ही साथ एक नेक्स्ट जो कंडीशनल रिक्वायरमेंट है वो है ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन की, कि अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इस तरह की आपकी है लैब एक्टिविटी को लेके, ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन के रिस्पेक्ट में टेस्ट रिजल्ट को लेके, तो आपको ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन भी टेस्ट रिजल्ट का देना है अपने रिपोर्ट के अंदर। साथ ही साथ अ, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो कि आपको टेस्ट रिजल्ट के ऊपर देना पड़ सकता है। उसमें जो चीज़ें हैं, कोई स्पेसिफिक मेथड है जो आपने यूज़ किया है एक्टिविटी को लेके टेस्ट रिजल्ट जनरेशन में, या फिर कोई पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ थी जिसका यूटिलाइजेशन किया है, जो कि कस्टमर हो सकता है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं। तो इन सारी डिटेल्स को एज एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको टेस्ट रिजल्ट के रिपोर्ट पे प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसके अंदर है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। जैसे कि मैंने पहले बात की, अगर सैम्पलिंग एक्टिविटी लेबोरेटरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है तो टेस्ट रिपोर्ट पे हमें 7.8.5 की जो रिक्वायरमेंट है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग से रिलेटेड, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से टेक केयर करना है टेस्ट रिजल्ट के रिपोर्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग टेस्ट रिपोर्ट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बात है नेक्स्ट जो सब क्लॉज है अपना रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट के अंदर 7.8.4 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। इसमें जो फर्स्ट मैंने हेडिंग ली है इंक्लूड की बात की, इसमें मैंने मेजरमेंट अनसर्टेनिटी सब हेडिंग ली है, रिलेटिव कीवर्ड लिया है, कंडीशंस है, मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबल स्टेटमेंट है, फिर रिजल्ट सब हेडिंग लिए हैं, बिफोर और आफ्टर की बात है इसमें, फिर है स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी, ओपिनियंस, सैम्पलिंग एक्टिविटी, कंडीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, 7.8.5 रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन, एग्रीड टर्म्स में सब हेडिंग ली है, उसमें जो कीवर्ड लिया है वो है रिकमेंडेशन, कैलिब्रेशन इंटरवल्स, ये सारे कीवर्ड लिए हैं। तो अब मैं इनको ब्रीफ करता हूँ। तो जो जनरल रिक्वायरमेंट्स थी वो एज इट इज़ यहाँ पे आपको फॉलो करनी है। उसके एडिशनली यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स के रिस्पेक्ट में जो आपको फुलफिल करनी है, मेंटेन करनी है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें इनमें इंक्लूड करनी है एज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो पहली चीज़ है कि मेजरमेंट अनसर्टेनिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें देनी है और ध्यान देना है, जैसे हमने टेस्टिंग रिजल्ट के रिस्पेक्ट में के कंडीशन में रखा था कि जो वैल्यू होनी चाहिए मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को लेके वो सेम यूनिट्स में होने चाहिए जिसमें हम रिजल्ट्स दे रहे हैं, या फिर वो परसेंटेज के फॉर्म में हो। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है इस कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में वो है कंडीशन हमें मेंशन करनी है कि किस कंडीशन में हमने जो कैलिब्रेशन था
उसके रिस्पेक्ट में जो एक्टिविटीज़ थी वो हमने एक्सिक्यूट की हैं, डिलीवर की हैं और कैलिब्रेशन रिपोर्ट को जनरेट किया है रिजल्ट्स को। और ये कंडीशन तभी इम्पोर्टेंट होती है जब वो इफेक्ट डाल देंगी जो कैलिब्रेशन के रिजल्ट्स हैं, मेजरमेंट के रिजल्ट्स हैं कैलिब्रेशन के थ्रू, तब हमें उस कंडीशंस को मेंशन करना है जो हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे कैलिब्रेशन की। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट हमें देनी है जो कि मेजरमेंट को आइडेंटिफाई बनाने के लिए मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबल फॉर्म में, तो ये इंफॉर्मेशन हमारी रिपोर्ट के ऊपर आना चाहिए। इसका फर्दर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाले अनेक्शर में। ठीक है, फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कैलिब्रेशन रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में, उसमें अगर हमें कोई इक्विपमेंट है उसका हमने रिपेयर किया है, एडजस्टमेंट किया है, तो रिजल्ट पहले क्या थे उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का और हमारा कैलिब्रेशन करने के बाद क्या रिजल्ट्स थे, उसको हमें मेंशन करना है अपने कैलिब्रेशन रिपोर्ट के ऊपर। साथ ही साथ अगर इस तरह की कंडीशन होती है स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये कंडीशन वे में आपको स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी भी मेंशन करनी है अपने कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल है तो ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन भी आपको मेंशन करना है अपने कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्या चीज़ें कंडीशनल हैं और क्या चीज़ें स्पेसिफिक मेंशन करनी ही करनी है। तो जैसी कंडीशन है आपके ऊपर, अगर आपके ऊपर वो कंडीशन अप्लाई हो रही है तो वो एक इंफॉर्मेशन भी आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जो सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कैलिब्रेशन रिजल्ट्स के रिस्पेक्ट में, वो है कि अगर सैम्पलिंग एक्टिविटी आपकी लैब के द्वारा ही टेक केयर की गई हो, आपके लैब के द्वारा ही की गई हो, तो उससे रिलेटेड आपको डिस्क्लेमर देना है, इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आने वाला नेक्स्ट क्लॉज है 7.8.5, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसको भी आपके कैलिब्रेशन रिजल्ट के थ्रू रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट में जो बात है वो है उसमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्ट करता है कैलिब्रेशन लैब्स को कि आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देनी है कैलिब्रेशन इंटरवल के को लेके कि नेक्स्ट कैलिब्रेशन इंटरवल क्या होगा या फिर नेक्स्ट ड्यू डेट क्या होगी, अनलेस आपके कस्टमर के थ्रू और आपके लैब के बीच में कोई इस तरह का एग्रीड टर्म हुआ हो कि जहाँ पे आपको नेक्स्ट कैलिब्रेशन की डेट या फिर कैलिब्रेशन इंटरवल रिकमेंड करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप रिपोर्ट कैलिब्रेशन की जनरेट करते हैं तब। अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि 7.8.5 क्लॉज है, जिसका रेफरेंस हमें टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट रिस्पेक्ट में भी था और कैलिब्रेशन रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में भी था, तो उसको डिस्कस करते हैं। ये है रिपोर्टिंग सैम्पलिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। इस क्लॉज का नाम है 7.8.5। इसके जो अंदर जो मैंने पहली हेडिंग ली है वो है इफ रिस्पॉन्सिबल रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन इंक्लूड। ठीक है, इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड लिया है डेट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन, सैम्पलिंग मेथड, इन्वायरमेंटल कंडीशन, मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो सैम्पलिंग से रिलेवेंट है। तो यहाँ पे ध्यान देना है अगर सैम्पलिंग का जो एक्टिविटी है वो अगर आपके लेबोरेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ रहा है तभी ये क्लॉज आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है। और इस क्लॉज को कंप्लाई करने के लिए जो चीज़ें हमने 7.8.2 में डिस्कस की थी, जो जनरल रिक्वायरमेंट थी रिपोर्ट को लेके लेबोरेटरी के, वो उनको भी फॉलो करना है। साथ साथ यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट दी है उनको भी फॉलो करना है, जिससे कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट है वो
उसकी जो नेसेसिटी है उसको हम फुलफिल कर सकें। तो पहली चीज़ें जो हमें इंक्लूड करनी है ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग सैंपल, वो है डेट ऑफ सैम्पलिंग होनी चाहिए उसमें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए सैंपल का, सैंपल वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइटम हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, ठीक है। और उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन में नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, मॉडल और टाइप ऑफ होना चाहिए, या फिर सीरियल नंबर होना चाहिए उस पर्टिकुलर सैंपल का। तो बेसिकली जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सैंपल ट्रेसेबल होना चाहिए, जो भी उसका ओरिजिन हो उसके रिस्पेक्ट में, और फर्दर वो ट्रेसेबल हो आपके लेबोरेटरी में और आपके जो आपने रिजल्ट जनरेट किया है उसके रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ जो नेक्स्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो है लोकेशन ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें हमने पहले ही बात किया था डायग्राम हमारे पास होना चाहिए उस पर्टिकुलर लोकेशन का। स्केच हम वहाँ पे दे सकते हैं, डायग्राम दे सकते हैं, फोटोग्राफ्स दे सकते हैं, जो भी लोकेशन सैम्पलिंग की रही है। नेक्स्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में है कि हमने सैम्पलिंग मेथड क्या यूज़ किया है, जिसमें हमारे सैम्पलिंग प्लान भी हो रहे होंगे, उसका हमें रेफरेंस मेंशन करना है रिपोर्ट के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है इन्वायरमेंटल कंडीशन की, कि हमें इन्वायरमेंटल कंडीशन से रिलेटेड डिटेल देनी है जब भी हमने सैम्पलिंग की एक्टिविटी को एक्सिक्यूट किया, अ, तब वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या थे और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए। नेक्स्ट बात आती है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंदर सैम्पलिंग के रिस्पेक्ट में, वो है मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की। तो हमें सैम्पलिंग से रिलेटेड जो हमारी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मेंशन करना है रिपोर्ट के ऊपर, जो कि हमें इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो सकते हैं जो फर्दर जब सैंपल टेस्टिंग या फिर कैलिब्रेशन के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक हैं जब भी हम बात करेंगे रिपोर्टिंग सैंपल की, ठीक है। तो ये हमें इंश्योर करना है, ये मेंटेन करना है, ये चीज़ें हमारे पास रिपोर्ट के माध्यम से एज अ डेटा हमें प्रोवाइड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्लॉज पे, जो कि है 7.8.6। यहाँ पे बात आती है रिपोर्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी। इसमें जो मैंने पहली हेडिंग ली है प्रोवाइडेड, इसके अंदर जो कीवर्ड है डिसीजन रूल विथ रिस्क लेवल एक्सेप्शंस। फिर है सेकंड हेडिंग में ली है रिपोर्ट क्लियरली आइडेंटिफाइज विच रिजल्ट विच स्पेसिफिकेशन डिसीजन रूल ISO/IC गाइड 98-4। ये सारे कीवर्ड्स हैं रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स ऑफ कंफर्मिटी के रिस्पेक्ट में। तो अभी तक जो हमने स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी के रिस्पेक्ट में बात की थी जो प्रीवियस क्लासेस में, उनके कंटिन्यूशन में यहाँ पे बात होगी कि हमें क्या रिपोर्ट करना है स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी के रिस्पेक्ट में। तो ये कंडीशनल है, पहले तो ये जान लीजिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड बैन की बात करता है कि जब हमें स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी देनी पड़े किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारा डिसीजन रूल क्या था जो कि हमने यूज़ किया स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी देते वक्त, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि हमने उसमें अकाउंटिंग की हो लेवल ऑफ रिस्क, जो कि हम जिसमें इंश्योर किया हो कि किसी तरह का फॉल्स एक्सेप्टेंस या फॉल्स रिजेक्शन या स्टेटिस्टिकल एजम्पशन जो है उसके थ्रू लेवल ऑफ रिस्क को अपने डिसीजन रूल के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी के लिए, तो ये हमारे पास एज अ एविडेंस मेंटेन होना चाहिए डिसीजन रूल जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी इशू करें रिपोर्ट करें। साथ ही साथ जो डिसीजन रूल है वो जनरली जो प्रिस्क्राइब्ड होता है कस्टमर के द्वारा या फिर रेगुलेटर्स के द्वारा,
या फिर रेगुलेशंस के द्वारा या किसी नॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में। तो उस कंडीशन में जो हमारा नेसेसरी है लेवल ऑफ रिस्क के कंपैरिजन में डिसीजन मेकिंग करना, डिसीजन रूल फाइंड आउट करना, तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी छूट मिल जाती है, वहाँ पे हमें जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, या फिर डिसीजन जो मेकिंग है, डॉक्यूमेंट है, उससे रिलेटेड एविडेंस है, वो मेंटेन करना नहीं जरूरत पड़ती है। तो जहाँ पे भी अगर इस तरह का कोई नॉर्मेटिव रेफरेंस नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, या फिर कस्टमर के द्वारा नहीं बताया गया है अ, किसी तरह का क्राइटेरिया या फिर डिसीजन रूल, तो उस कंडीशन में अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी इशू कर रहे हैं, रिपोर्ट के ऊपर दे रहे हैं एज अ इंफॉर्मेशन, तो हमें एज अ एविडेंस डिसीजन रूल हमने क्या एम्प्लॉय किया था, यूज किया था, रिस्क फैक्टर हमने कैसे इवेलुएट किए थे डिसीजन रूल को लेके, उसका जस्टिफिकेशन हमारे पास डॉक्यूमेंटेड मैनर में मेंटेन होना चाहिए अपने लेबोरेटरी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी के रिस्पेक्ट में। तो उसमें बात आती है रिपोर्ट करने की और क्लियरली आइडेंटिफाई करने की, कि क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी के थ्रू कि कौन से रिजल्ट को कौन से रिजल्ट के ऊपर जो स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी है वो अप्लाई होता है। ठीक है, किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रॉपर इंटरलिंकिंग है रिजल्ट की और स्टेटमेंट कन्फर्मिटी की वो प्रेजेंट होनी चाहिए रिपोर्ट के अंदर। साथ ही साथ जो रिजल्ट है स्टेटमेंट और कन्फर्मिटी को लेके वो किस स्पेसिफिकेशन या फिर स्टैंडर्ड के बेसिस पे दिया गया है या फिर उससे रिलेट करता है, इसकी भी क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ डिसीजन रूल कौन सा अप्लाई किया है अगर स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड नहीं प्रेजेंट था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अपने रिपोर्ट के माध्यम से स्टेटमेंट और कन्फर्मिटी में प्रोवाइड करानी है क्लियर फॉर्म में, विदाउट एनी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे रेफरेंस मिलता है ISO/IC गाइड 98.98-4 का, जो आप फर्दर यूज कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी के रिस्पेक्ट में, लेकिन 99.99% आपको यूज नहीं मिले करने की जरूरत है अगर आपको यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छी तरीके से आप समझ गए हो तो। नेक्स्ट सब क्लॉज में चलते हैं, 7.8.7 है जो कि उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्लॉज में रिपोर्टिंग ओपिनियंस एंड इंटरप्रिटेशन की बात है कि हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन को। तो इसमें जो पहली चीज़ें मैंने हेडिंग ली है वो है एक्सप्रेस्ड, पर्सनल, ऑथराइज्ड, डॉक्यूमेंट बेसिस, डिस्टिंग्विश ओपिनियन, expressed in report, result based, clearly identified। सेकंड थर्ड हेडिंग जो ली है इसमें मैंने डायरेक्टली कम्युनिकेटेड, डायलॉग, रिकॉर्डेड। ठीक है, तो मैं यहाँ तक आपको ब्रीफ करता हूँ रिपोर्टिंग ओपिनियन इंटरप्रिटेशन को। ये रिक्वायरमेंट भी कंडीशनल है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड व्हेन की बात करता है कि जब भी आप ओपिनियन या फिर इंटरप्रिटेशन रिजल्ट का लेबोरेटरी के आप दे रहे हो, उस कंडीशन पे ये रिक्वायरमेंट आपके ऊपर अप्लाई होती है 17,025 की। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सप्रेस करो अपने ओपिनियन या फिर इंटरप्रिटेशन रिजल्ट का, तो आपके पास किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने ये ओपिनियन या इंटरप्रिटेशन दिया है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास मेंटेन होना चाहिए, जिससे आप उसको फर्दर फॉर जस्टिफिकेशन फॉर एज एविडेंस आप जस्टिफाई कर सको चीज़ों को, और अगर कहीं पे आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसको आंसर कर सको। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन होगा वो ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही लेबोरेटरी के दिया जाना चाहिए, इस चीज़ को इंश्योर करना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि
कि डिस्टिंग्विश ओपिनियन हो सकते हैं। जब भी हम ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन या ओपिनियन कहाँ से निकल के आया है, वो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन से निकल के आया है, इंस्पेक्शन से निकल के आया है, या फिर लेबोरेटरी के वर्क एक्टिविटी के थ्रू एज अ टेस्ट रिजल्ट या फिर कैलिब्रेशन रिजल्ट निकल के आया है। तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड में गाइड करता है कि डिस्टिंग्विश ओपिनियन का ध्यान रखना है, इंटरप्रिटेशन का ध्यान रखना है कि कौन सी ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन किस पर्टिकुलर कन्फर्मिटी असेसमेंट के प्रोसीजर से निकल के आया है। यहाँ पे रेफरेंस भी है फॉर जब भी हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ ISO 17020 की बात होती है, और जब भी हम प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की बात करते हैं वहाँ पे ISO/IC 70065 की बात होती है। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी हम ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन के बारे में एक्सप्रेस करेंगे चीज़ों को अपनी लेबोरेटरी के थ्रू। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारा एक्सप्रेशन है ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन के लिए के रिपोर्ट के अंदर, वो बेस्ड होना चाहिए जो भी रिजल्ट हमें मिले हैं टेस्टिंग और कैलिब्रेशन को थ्रू, और साथ ही साथ उसके बेसिस के साथ होने क्लियरली हमें आइडेंटिफाई करना है, उस रिजल्ट को लिंक करना है जब भी हम एक्सप्रेस करें रिपोर्ट के अंदर इस तरह की टर्मिनोलॉजी को। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हो, उसके बेसिस पे हो, साथ ही साथ हमारे पास डॉक्यूमेंट बेसिस हो जब भी इस तरह के हम चीज़ें लेबोरेटरी के थ्रू एक्सप्रेस करें। इसके साथ ही जो ओपिनियन इंटरप्रिटेशन है वो अगर कम्युनिकेट की गई हैं डायरेक्ट फॉर्म में, डायलॉग के फॉर्म में कस्टमर के द्वारा, वो वर्बल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। तो वर्बल कंडीशन में अगर कम्युनिकेट की गई हैं तो उसे रिकॉर्ड के फॉर्म में हमें मेंटेन करना है, रिटेन करके रखना है अपनी लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि कोई वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें हमने ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन शेयर किया है कस्टमर के द्वारा कस्टमर के साथ, तो उस कंडीशन में हमें रिकॉर्ड मेंटेन बनाना है, मतलब हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए फिजिकल जो कि एज एविडेंस वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी रिपोर्टिंग ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन के रिस्पेक्ट में 7.8.7 जो मैंने आपको बताई। इसके नेक्स्ट चलते हैं जो कि लास्ट क्लॉज है 7.8.8 रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे बात होगी अमेंडमेंट्स, सॉरी, अमेंडमेंट्स टू रिपोर्ट्स। इसमें है फर्स्ट हेडिंग मैंने बनाई है री इशू, इसमें कीवर्ड्स लिए हैं चेंज विथ रीजन क्लियरली आइडेंटिफाइड। सेकंड हेडिंग बना ली है मैंने फर्दर डॉक्यूमेंट्स, अमेंडमेंट टू रिपोर्ट, सीरियल नंबर, मीट रिक्वायरमेंट्स, न्यू रिपोर्ट, नेसेसरी, यूनिकली आइडेंटिफाई, ओरिजिनल, रेफरेंस्ड। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। हेलो, हाँ लल्ला, सो जा रही, मुझे कहाँ है बाबू।
अभी खा लूंगा थोड़ी देर में काम कंप्लीट करके। ठीक है, तुम सो जाओ। ठीक है, सो जाओ अभी मत। गुड नाइट लल्ला। ठीक है, सो जाओ, मैं अभी आया हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर रिपोर्ट जो भी हम जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो कैलिब्रेशन रिपोर्ट हो, टेस्ट रिपोर्ट हो, सैम्पलिंग रिपोर्ट हो, तो उससे रिस्पेक्ट में कोई अगर अमेंडमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें कैसे डील करना है। ठीक है, सो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अमेंडमेंट हमें अगर करना पड़ता है रिपोर्ट में, वो किसी चेंज से रिलेटेड हो सकता है, अमेंडमेंट से रिलेटेड हो सकता है, री इशुएंस से रिलेटेड हो सकता है। तो जो चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम रिपोर्ट के माध्यम से, रिपोर्ट के ऊपर हमें क्लियरली आइडेंटिफाई बनाना है। जो भी चेंज की गई है उसको हम प्रॉपरली ट्रेसेबल बना सके रिपोर्ट पे, ये इंश्योर करना है। साथ ही साथ रीज़न ऑफ चेंज क्या है उसको भी हमें रिपोर्ट के ऊपर इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये पहली रिक्वायरमेंट है जो कि हम अमेंडमेंट ऑफ रिपोर्ट के अंदर ऐड करनी है। सेकंड जो है वो है कि जब भी हम अमेंडमेंट की बात करेंगे तो हम, जब हमने फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट जनरेट की है उसके एडिशनली हमें सेकंड रिपोर्ट जनरेट करनी है अमेंडमेंट को लेके। ठीक है, और उसमें हमें ध्यान रखना है कि उसमें हमें क्लियरली स्टेटमेंट हम मेंशन करें उस रिपोर्ट के अंदर जिसमें अमेंडमेंट टू रिपोर्ट मेंशन हो। साथ ही साथ सीरियल नंबर क्या है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो सीरियल नंबर होगा वो बेसिकली हमें, जो हमने रिपोर्ट जनरेट की थी एज अ ओरिजिनल फॉर्म, उसका रेफरेंस नंबर होना चाहिए एज अ सीरियल नंबर, और साथ ही जो अमेंडमेंट रिपोर्ट है उसका भी नंबर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम, हमारा यहाँ पे गोल ये है कि हम प्रॉपरली चीज़ों को ट्रेसेबल बना सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें अपनी अमेंडमेंट रिपोर्ट के द्वारा इंश्योर करनी है एज अ कंप्लायंस। इस रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट, इस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में हमें चीज़ों को फुलफिल करना है। साथ ही साथ जो ये अमेंडमेंट रिपोर्ट होगी उसके ऊपर भी जो रिक्वायरमेंट्स अभी तक हमने डिस्कस की है ISO 17025 के अंदर, वो सारी चीज़ें हमें फुलफिल करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, जो रिपोर्ट बने अमेंडमेंट की वो इन सब चीज़ों को फुलफिल करती हुई हमें बनानी है। नेक्स्ट जो बात आती है अमेंडमेंट टू रिपोर्ट्स में, कि अगर हमें कोई न्यू रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है इन केस, तो उस कंडीशन में हमें यूनिकली आइडेंटिफाई बनाना है उस रिपोर्ट को, कि वो आइडेंटिफाई कर सके वो जो नई रिपोर्ट हम बना रहे हैं किसी पुरानी टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे कुछ कंडीशन की वजह से। तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम एक रेफरेंस मेंटेन करें उस नए टेस्ट रिपोर्ट का,
या फिर नए टेस्ट कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट का, सैम्पलिंग रिपोर्ट का, जो पुराना और ओरिजिनल रिपोर्ट हमने जनरेट किया था और जिसको ये नई रिपोर्ट रिप्लेस करने वाली है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी अमेंडमेंट्स टू रिपोर्ट की बात होगी, जब भी अमेंडमेंट की बात होगी रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में आपके लेबोरेटरी के अंदर, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। अच्छा ये होता है कि आपके पास एक प्रॉपर प्रोसीजर हो जब भी आप रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट की बात करें कि कैसे आप डील करोगे रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट के रिस्पेक्ट में, उसमें इन सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर आपकी क्लियर डिसीजन मेकिंग हो, क्लियर आपके मेथड्स हो, प्रोसीजर्स हो इन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को डील करने के लिए, इनको फुलफिल करने के लिए और अपने कंप्लायंसेस को जस्टिफाई करने के लिए। तो इस तरह से इन चीज़ों को फुलफिल करना है। अब नेक्स्ट क्लॉज में चलते हैं जो कि है 7.9 कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स में जो मैंने पहली हेडिंग ली है उसमें बात है मैंने प्रोसेस लिया है पहली हेडिंग, इसके अंदर जो कीवर्ड लिए हैं वो है रिसीव, इवेलुएट, मेक डिसीजंस। सेकंड हेडिंग ली है हैंडलिंग, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबल, कंफर्म रिलेशन एंड डील, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड हेडिंग ली है कंप्लेंट के अंदर मेथड्स, एक्शन, डिसीजन। सब हेडिंग है इसके अंदर रिसीविंग, वैलिडेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग। फिर है ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग, इंश्योरिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। फिर नेक्स्ट हेडिंग ली है मैंने वैलिडेशन, इसके अंदर कीवर्ड लिया है गैदरिंग एंड वेरीफाइंग। नेक्स्ट हेडिंग ली है मैंने सब रिवर्टिंग, उसके अंदर कीवर्ड है पॉसिबल, एक्नॉलेज, रिसेप्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड आउटकम्स। नेक्स्ट सब हेडिंग है आउटकम्स, मेड, रिव्यूड एंड अप्रूव्ड, एक्सटर्नल, पर्सनल। और लास्ट हेडिंग ली है सम फॉर्मल नोटिस एट द एंड। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हमें जब भी हमें कंप्लेन मिलती है लेबोरेटरी एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, लैब के रिस्पेक्ट में, तो हमें ध्यान देने हैं और हमारे लिए एक रिकॉल करने के लिए इजी बन जाते हैं। ठीक है, अब इन कीवर्ड्स को मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने सारी चीज़ें बात कर ली प्रोसेस रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। अभी हमारा प्रोसेस में 7.9 में हम कंप्लेन की बात करते हैं। तो कंप्लेंट जब भी आए तो उसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए। सबसे पहली बात कंप्लेंट को डील करने के लिए, क्योंकि हम लोग लीगली बाइंडेड हैं एज ए लेबोरेटरी, तो हमारे पास एक क्लियर, एक डिफाइंड प्रोसीजर होना चाहिए कि कंप्लेन के को डील करने के लिए हम क्या प्रोसीजर हम अपनाएंगे, क्या क्या उसकी डिटेल्स होंगी, क्या स्टेजेस होंगे, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है। इस प्रोसीजर के अंदर कंप्लेन हैंडलिंग के लिए हम कैसे रिसीव करेंगे कंप्लेन को, इवेलुएट कैसे करेंगे और डिसीजन कैसे मेक करेंगे उस कंप्लेन को लेके, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करनी है हमें। साथ ही साथ हमारे पास इस प्रोसीजर के अंदर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि कैसे हम कंप्लेन को हैंडल करना है, उससे रिलेटेड हमारे पास प्रोसेस क्या होगी। साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि कस्टमर की कंप्लेन को हैंडल करने के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए या फिर हमारे पास जो है वो सारी इंटरेस्टेड पार्टी के पास अवेलेबल हो जब भी वो रिक्वेस्ट करे। इंटरेस्टेड पार्टी यहाँ पे फर्स्ट टाइम अभी तक स्टैंडर्ड में यूज़ किया है। स्टैंडर्ड इंटरेस्टेड पार्टीज को मैं ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे कि आपकी इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह की इंटरेस्टेड पार्टी होती हैं, जो भी जिनकी भी नीड्स आपकी लेबोरेटरी से रिस्पेक्ट में एसोसिएटेड होती हैं या फिर आप अपने काम के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हो। तो इस तरह की जो भी इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंटरेस्टेड पार्टी कहलाती हैं। आप मेरा ISO 9000 का ट्रेनिंग वीडियो है,
उसकी प्लेलिस्ट पे जाके चैनल की आप देख सकते हो इन डिटेल इंटरेस्टेड पार्टी क्या होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं पर्टिकुलर क्लॉज में। तो अगर इंटरेस्टेड पार्टी को नीड है इस तरह की इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की कैसे कंप्लेंट को हैंडल करना है, तो जो आपकी लैब का प्रोसेस है कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए, उस प्रोसेस को शेयर करना है, उनको प्रोवाइड कराना है अपने इंटरेस्टेड पार्टी को। इसके बाद जब भी कंप्लेंट रिसीव होती है तो वहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना है लैब को और साथ ही साथ कंफर्म करना है कि जो कंप्लेंट है वो लैब की एक्टिविटी से रिलेटेड है, लैब उसमें रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके कंफर्म करना है। और अगर वो आपके ऊपर अप्लीकेबल होती है, आपके एक्टिविटी से रिलेटेड है कंप्लेन, तो उसको डील करना है, इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है सबसे पहले। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब आप उसको डील करते हो, आपके ऊपर अप्लीकेबल होती है, आपके लेबोरेटरी एक्टिविटी से रिलेट करती है कंप्लेन, तो लेबोरेटरी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है एज पर ISO 17025। जो भी डिसीजन किसी भी लेवल पे पर्टिकुलर कंप्लेन को हैंडल करने के लिए वो लेती है। तो इसका खास ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली आपके लेबोरेटरी के ऊपर अप्लाई होती है। तो हर चीज़ें एक अच्छी तरीके से आपको इंश्योर करते हुए डिसीजन मेकिंग करनी है जब भी आप कंप्लेंट को हैंडल करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। यहाँ पे बात आती है कि जो मेथड होगा कंप्लेंट को हैंडल करने के अंदर और जो प्रोसीजर हमने डेवलप किया है उसमें मिनिमम क्या क्या मेथड्स होने चाहिए। तो पहली जो चीज़ें हैं कि कैसे हम कंप्लेन को रिसीव करेंगे, वैलिडेट कैसे करेंगे और इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे कंप्लेन को, और साथ ही साथ अ, कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए उस कंप्लेन को रिस्पॉन्स देने के लिए। तो ये पहली चीज़ है जो आपको एज अ मेथड इंक्लूड करने हैं अपने प्रोसीजर के अंदर कस्टमर कंप्लेन के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ अगर हमने कोई एक्शन प्लान बनाया उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो जो भी उसमें स्टेजेस स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको ट्रैक कर सकें, आप रिकॉर्ड कर सकें, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि हमारा फर्दर एज अ एविडेंस वर्क करेगा। और साथ ही साथ हम लेबोरेटरी के आपको इंश्योर करना है कि जो भी कंप्लेन मिली है उसके रिस्पेक्ट में आपने अप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया है। ये भी हमें एक मेथड के थ्रू अपने प्रोसीजर में कंप्लेंट हैंडलिंग के मेंशन करना है, इसके रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी है और डिसीजन मेकिंग हमारी वहाँ पे शो करनी है। इसके साथ ही जब भी आपको कंप्लेन मिलती है एक लेबोरेटरी की तरह, तो ये लेबोरेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो भी डेटा रिक्वायर्ड है उस कंप्लेन के रिस्पेक्ट में उसको गैदर करना, वेरीफाई करना, जिससे कि आप उस कंप्लेन को वैलिडेट कर सको। तो इसको आपका ध्यान में रखना है, इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो कि गैदरिंग और वेरीफाइंग से रिलेटेड है, फर्दर वैलिडेट करने के लिए कंप्लेंट को। नेक्स्ट पॉइंट में बात है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट की, कि अगर आपको लगता है आपकी डिसीजन मेकिंग है आपके लेबोरेटरी की, तो जो कंप्लेन जिसने भी किया है आपके लैब को उसको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आप शेयर करिए, भेजिए कंप्लेनेंट को। साथ ही साथ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के उसको आप प्रोग्रेस रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हो और आउटकम भी शेयर कर सकते हो, लेकिन ये कंडीशनल है आपकी लेबोरेटरी के डिसीजन मेकिंग के ऊपर है कि आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देनी है कि नहीं देनी है कंप्लेनेंट को, प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है तो किस स्टेज में प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है,
या फिर जो आउटकम था वो किस कंडीशन में आपको शेयर करनी है कंप्लेनेंट के साथ। नेक्स्ट जो बात है वो है उसमें कि जो भी आउटकम हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कंप्लेनेंट के साथ, उस आउटकम को बनाने में, डिफाइन करने में, रिव्यू करने में, अप्रूव करने में जो भी इंडिविजुअल ऑथराइज था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये सारी चीज़ें हुई कंप्लेंट को डील करने के लिए, उसके आउटकम्स निकालने के लिए, उस कंप्लेंट के रिस्पेक्ट में, वो जो इंडिविजुअल होगा उसको हमें ध्यान रखना है कि वो इंडिविजुअल वो ना इन्वॉल्व हो फर्दर किसी ओरिजिनल लेबोरेटरी एक्टिविटी जिसके रिस्पेक्ट में उस कंप्लेंट के थ्रू हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें हमारे पास कोई इस तरह का हमें ऐसा इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना है जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड ना हो, जो कि इस आउटकम के रिस्पेक्ट में कंप्लेंट के लिए काम करे। साथ ही साथ यहाँ नोट में स्टैंडर्ड एक्सटर्नल पर्सनल की बात करता है कि ये जो इंडिविजुअल होना चाहिए वो एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है। एक्सटर्नल पर्सनल का मतलब है कि आप किसी थर्ड पर्सन को किसी दूसरी टेस्ट लैब के या फिर किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो उस चीज़ों को रिव्यू करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई लीगल आपका एडवाइज़र है तो उसको हायर कर सकते हो कम्युनिकेट करने के लिए आउटकम को कंप्लेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ें थी जो 7.9.6 पॉइंट है, क्लॉज है कंप्लेंट के रिस्पेक्ट में। लास्ट जो क्लॉज है, सब क्लॉज, वो है 7.9.7। उसमें हमारा कैसे हम कंप्लेंट को क्लोज करें, एंड करें, उसकी बात होती है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि फॉर्मल नोटिस आप दो कि हमने कंप्लेंट को क्लोज कर दिया, हमारी तरफ से एंड कर दी है कंप्लेंट को, हैंडलिंग को। तो ये फॉर्मल नोटिस आपको भेजनी है कंप्लेनेंट को इन रिटन मैनर, इन फॉर्मल मैनर, जिससे कि एक आप इंश्योर कर सको प्रॉपर क्लोजिंग जो है कंप्लेंट का वो हो चुका है। तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा कंप्लेंट के अंदर 7.9 के अंदर। इसके आगे चलते हैं। लास्ट जो नेक्स्ट जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अंदर क्लॉज है वो है 7.10 नॉन कन्फर्मिंग वर्क। अब हम यहाँ पे नॉन कन्फर्मिंग वर्क को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला मैंने हेडिंग लिया है वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर कीवर्ड लिए है मैंने इम्प्लीमेंटेड, सब हेडिंग ली है इंश्योर, जॉब एलोकेशन, एक्शंस, सिग्निफिकेंस इवेल्युएशन, acceptability decision, notified and recalled, work resumption, retain record, non-conforming work and actions, corrective action, recur, doubt, implement। जो नेक्स्ट है 7.10 है अपना नॉन कन्फर्मिंग वर्क। इसके अंदर जो मैंने हेडिंग ली है वो है प्रोसीजर, इम्प्लीमेंटेड, सब हेडिंग है इंश्योर, जॉब एलोकेशन, actions, significance evaluation, acceptability decision, notified and recalled, work resumption। नेक्स्ट जो हेडिंग ली है वो है रिटेन रिकॉर्ड, नॉन कन्फर्मिंग वर्क एंड एक्शन, करेक्टिव एक्शन, रिकर, डाउट, इम्प्लीमेंट। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं नॉन कन्फर्मिंग वर्क के रिस्पेक्ट में 7.10 क्लॉज में। अब मैं पॉइंट वाइज आपको ब्रीफ करता हूँ वन बाय वन सीक्वेंस। सो नॉन कन्फर्मिंग वर्क को कैसे डील करेंगे आप प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि नॉन कन्फर्मिटी वर्क एक डे टू डे प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो उसको डील करना सही तरीके से हमें आना चाहिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट है 17,025 की, वो हमें एक प्रॉपर मैट्रिक्स डेवलप करने में हेल्प करती है
बताती है कि हम कैसे डील कर सकते हैं नॉन कन्फर्मिंग वर्क को। तो पहली चीज इसमें भी इस प्रोसीजर की बात कहता है स्टैंडर्ड नॉन कन्फर्मिंग वर्क के रिस्पेक्ट में कि आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जो कि इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। जब भी हम कोई नॉन कन्फर्मिंग वर्क को विटनेस करें, वो चाहे खुद के प्रोसीजर हो लेबोरेटरी के या फिर कोई एग्रीड रिक्वायरमेंट हो कस्टमर की उसके रिस्पेक्ट में या फिर रिजल्ट से रिलेटेड हो, उस कंडीशन में कोई हमें नॉन कन्फर्मिंग वर्क मिल रहा है तो उसको डील कर सके, इस तरह का हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए। जो भी मतलब मोटा मोटी ये है कि आप कोई रिक्वायरमेंट आपके ऊपर अप्लीकेबल है, उसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ें आप कर रहे हो एक्टिविटीज़, उन सारी चीज़ों में कोई अगर आपको नॉन कन्फर्मिटी मिल रही है, नॉन कन्फर्मिंग वर्क हम देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसीजर होना चाहिए उसको कम्प्लीटली डील कर सके। इस तरह का आपको एक प्रोसीजर डेवलप करना है नॉन कन्फर्मिंग वर्क को लेके और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करना है उसको, और कुछ चीज़ें इंश्योर करनी कि इस प्रोसीजर में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कहता है। तो उसमें जो पहली चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की बात है, जो कि मैनेजमेंट होगा नॉन कन्फर्मिंग वर्क को लेके, तो वो डिफाइन करना है वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की किसकी होगी जो इस नॉन कन्फर्मिंग वर्क को मैनेज करेगा, डील करेगा। पहली चीज ये हो गई। सेकंड जो बात है वो है एक्शंस की बात है कि जो मैनेजमेंट है वो कोई एक्शन प्लान करता है जिससे कि हमारी रिपोर्ट्स होल्ड हो सकती हैं, वर्क का रिपीटेशन हो सकता है, हॉल्ट हो सकता है वर्क का, जैसी भी जरूरत पड़े उस नॉन कन्फर्मिटी वर्क के रिस्पेक्ट में। तो ये जो एक्शंस हैं उसको हमें इंश्योर करना है प्रोसीजर में, बेस्ड ओवर ये एक्शन होगा जो भी नॉन कन्फर्मिंग वर्क है उसके जो रिस्क लेवल के रिस्पेक्ट में आपको इवेलुएट करना है उस नॉन कन्फर्मिंग वर्क को, फिर ये एक्शन प्लान करना है जो मैंने बताया। नेक्स्ट जो बात है उसमें है इवेल्युएशन की बात कि जो सिग्निफिकेंस था नॉन कन्फर्मिंग वर्क का उसको इवेल्युएट करना है कि हमारा उसका सिग्निफिकेंस क्या है। साथ और इस सिग्निफिकेंस इवेल्युएशन में हमें एक इम्पैक्ट एनालिसिस करना है, जो भी हमारा प्रीवियस रिजल्ट्स वहाँ से होके निकला है वो किसी एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, किसी इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में हो सकता है, कॉम्पिटेंसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, सैम्पलिंग के रिस्पेक्ट में हो सकता है, वर्क इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो जो प्रीवियस हमारे रिजल्ट्स वहाँ से निकले हैं उस पर्टिकुलर नॉन कन्फर्मिंग एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, उनको भी हमें इम्पैक्ट एनालिसिस हमें उस पर रन करनी है, और और जो सिग्निफिकेंस है उसको क्लियरली एक क्लियर फॉर्म में, एक डिसीजन मेकिंग फॉर्म में इवेलुएट करना है। तो ये थर्ड पॉइंट है जो हमें प्रोसीजर के अंदर इंश्योर करना है कि ये प्रेजेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें हमें डिसीजन लेना है कि हम एक्सेप्ट करें जो नॉन कन्फर्मिंग वर्क है उसको। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है विथ होल्डिंग की, रिपीटिंग ऑफ वर्क की, विथ होल्डिंग रिपोर्ट की। तो इस सारी कंडीशन में विथ होल्डिंग जो रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी का डिसीजन मेकिंग करना नॉन कन्फर्मिंग वर्क रिस्पेक्ट में। तो ये इस चीज़ को इंश्योर करना है जब भी हम नॉन कन्फर्मिंग प्रोसीजर की बात करें वर्क से रिलेटेड कि ये उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए एडिशनली एक डिसीजन मेकिंग की यहाँ पे बात हो रही है एक्सेप्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट में बात होती है कि नोटिफिकेशन की, कि कस्टमर को नोटिफाई किया जाए या फिर वर्क को रिकॉल किया जाए। इस तरह के अगर हमारी नॉन कन्फर्मिंग वर्क हमने एक्सेप्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है इवेल्युएशन के थ्रू, साथ ही साथ
जब हमारा नोटिफाई कर लेते हैं हम कस्टमर को, रिकॉल करने की बात कर लेते हैं वर्क को, तो नेक्स्ट जो बात आती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑथराइजिंग रिजम्पशन ऑफ वर्क की, कि हम रिजम्पशन ऑफ वर्क कब करेंगे, कब इस्टेब्लिश करेंगे, उसको कब ऑथराइज करेंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जो इस ऑथराइज करेगा रिजम्पशन ऑफ वर्क को। तो ये भी हमें प्रोसीजर के थ्रू इंश्योर करना है, प्रोसीजर में बताना है, गाइड करना है लेबोरेटरी के सारे पर्सनल को कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या चीज़ें टेक केयर करनी है और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। इसके साथ ही जो नेक्स्ट बात है वो है रिटेन करने की रिकॉर्ड्स की, जो भी नॉन कंफर्म वर्क से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड अभी तक हमने डिस्कस किया, जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट लगता है इवेल्युएशन से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, प्रिजम्पशन ऑफ वर्क से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों पे भी जो रिकॉर्ड जनरेट होंगे उनको रिटेन करके रखना है अपने लेबोरेटरी के अंदर एज अ एविडेंस, एज अ जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है नॉन कन्फर्मिंग वर्क के अंदर, सेकंड सब क्लॉज था। थर्ड जो पॉइंट है इसके अंदर, उसमें बात आती है कि जो नॉन कन्फर्मिटी, वो नॉन कन्फर्मिंग वर्क है, अगर वो उस पे जो हमने एनालिसिस की है, इवेल्युएशन किया है, वो इंडिकेट करता है कि वो दोबारा हो सकता है और इससे रिलेटेड हमारे अंदर, हमारे लेबोरेटरी के अंदर कोई डाउट है ऑपरेशन के अंदर और इससे रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो हमें करेक्टिव एक्शन प्लान करना होगा जिससे कि वो डाउट जो है रिकरेंस का, उसको हम एलिमिनेट कर सकें इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारे पास करेक्टिव एक्शन इस तरह का हमें उस प्रोसीजर में चीज़ों को हमें बताना है, उसका प्रोसीजर मेथड कि कैसे हम करेक्टिव एक्शन लेंगे जिससे रिकरेंस का डाउट खत्म हो जाए लेबोरेटरी के ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, अभी हम करेक्टिव एक्शंस की बात करेंगे जब हम 8th क्लॉज पे चलेंगे और जहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम की बात होगी, वहाँ पे आपको और अच्छे से आइडिया मिलेगा कि करेक्टिव एक्शंस कैसे लेने हैं एज अ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द लेबोरेटरी। तो ये हमारा 7.10 क्लॉज था जहाँ पे हमने बात की नॉन कन्फर्मिंग वर्क की। अब हम 7th क्लॉज के लास्ट क्लॉज पे चलते हैं जो कि है 7.11 कंट्रोल ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे हम कंट्रोल की बात करेंगे डाटा और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये विजिबल है लास्ट सब क्लॉज प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अंदर 7.11 आपको कंट्रोल ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके अंदर पहली हेडिंग मैंने ली है एक्सेस, इसमें कीवर्ड है परफॉर्मेंस, नीड। सेकंड हेडिंग ली है सिस्टम, डेटा लाइफ साइकिल। सब हेडिंग ली है वैलिडेशन, फंक्शनैलिटी एंड इंटरफेसेस। सेकंड हेडिंग ली है चेंज, इसमें है वैलिडेट, डॉक्यूमेंट, ऑथराइज। थर्ड हेडिंग है इसके अंदर सिस्टम शैल protected, safeguarded, be operated, be maintained, failure record and action. Outsource system is the fourth heading under the subclause. Ensure complies. Next heading is ensure procedure data readily available to personnel. And the last subclause is last heading is calculation and data transfer. Checked in. सो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो मैंने कंट्रोल ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में लिए हैं स्टैंडर्ड के थ्रू। तो अब इनको डिस्कस करते हैं हम एज अ 7.11 क्लॉज कंट्रोल ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इस क्लॉज की जो पहली रिक्वायरमेंट है उसमें ये बात है कि जो स्टैंडर्ड कहता है कि लेबोरेटरी के पास एक्सेस होना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा की रिक्वायरमेंट है लेबोरेटरी की जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्सेस का मीन्स है
कि वो अवेलेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक जेन्युइन फॉर्म में होना चाहिए, जिस तरह से भी उसका फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म में वो होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करते हुए वो इंफॉर्मेशन और डेटा प्रेजेंट होना चाहिए लेबोरेटरी के पास, जिससे वो लेबोरेटरी की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में बात आती है, उसमें एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के, कि जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होगा लेबोरेटरी का, उसका यूज़ करना है लेबोरेटरी को जब भी कलेक्शन करे, प्रोसेस करे, रिकॉर्ड करे, रिपोर्ट करे, स्टोर करे, रिट्रीवल करे डेटा को। साथ ही साथ उस डेटा का वैलिडेशन उसकी फंक्शनैलिटी के लिए, कि वो मतलब जेन्युइन फॉर्म में है कि नहीं है, ऑब्सलीट तो नहीं है, या फिर कोई आउट ऑफ डेट तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें वैलिडेट करना है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा लेबोरेटरी के उस डेटा के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ जो उसका प्रॉपर फंक्शनिंग है इंटरफेस के रिस्पेक्ट में उस डेटा का, अ, जब भी हम उसको इंट्रोड्यूस कराएं लेबोरेटरी के अंदर, तो जो इंटरफेस है उसको भी हमें प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग जो है उसको भी चेक करना है जब भी हम इंट्रोड्यूस के लिए जाते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को लेबोरेटरी के अंदर। तो ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें नई हो जाए, वहाँ पे उस डेटा का यूज़ ना कर पाए। तो उस इंटरफेस को हमें इस तरह से मेंटेन करना है उस डेटा के रिस्पेक्ट में, कि हमारी लेबोरेटरी अच्छी तरीके से उससे साथ इंट्रोड्यूस हो जाए, एक क्लियर फॉर्म में इंट्रोडक्शन वहाँ पे हो जाए, और चीज़ें लेबोरेटरी का जिस भी वे में हमारी एक्टिविटी को करना है लेबोरेटरी के, उसमें पूरी तरह से उस डेटा का हेल्प मिल जाए। तो इस इंटरफेस का ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। जब भी हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इंटरफेस आपको अच्छे से टेक केयर करना है, इसका वैलिडेशन जो डेटा का है उसको टेक केयर करना है फंक्शनैलिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये प्रोसीजर के अंदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई चेंज की रिक्वायरमेंट आती है डेटा के रिस्पेक्ट में, जिसमें सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो किसी भी तरह का चेंज आ रहा है डेटा के रिस्पेक्ट में, तो उसका ऑथराइजेशन बहुत ज़रूरी है, और वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करने से पहले। कि जब भी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब वही है जो इंटरफेस की मैंने बात की थी, फंक्शनैलिटी की बात की थी उस डेटा के। तो जब भी कोई चेंज आता है तो उसको भी आपको इंश्योर करना है कि वो डॉक्यूमेंटेड हो, साथ ही साथ ऑथराइज्ड हो, फिर वैलिडेटेड हो, तब जाके ही आप उस डेटा का इस्तेमाल अपनी लेबोरेटरी के अंदर करिए। तो ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी है एक अपने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। इनके रिस्पेक्ट में हमारे पास एक प्री एस्टेब्लिश क्राइटेरिया होने चाहिए कि हम पर्टिकुलर कंडीशंस में कैसे डील करेंगे हमारा जो डेटा है लेबोरेटरी एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, जो हमें चाहिए डे टू डे वर्किंग के लिए। इसके साथ ही कुछ नोट दिए हैं स्टैंडर्ड में सेकंड पॉइंट में। पहला नोट जो है उसमें बात होती है कि जो डेटा है वो दोनों फॉर्म में हम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बातें हो रही हैं। जो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म है, नॉन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म है, वो दोनों डेटा को हमें अ, समझ के एक साथ लेके जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है लेबोरेटरी का उसको डेवलप करना है। कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कहीं पे कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में एप्लीकेबल हो सकती है और नॉन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में एप्लीकेबल हो सकती हैं, तो उसको सेग्रीगेट कर लेना है। साथ ही साथ जो कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर की बात है उसके रिस्पेक्ट में एक नोट है कि जब आप उसके जनरल यूज़ के लिए जाएंगे या फिर डेजिग्नेटेड एप्लीकेशन के लिए जाएंगे,
तो जो उसका रेंज है उसको हमें सफिशिएंटली वैलिडेट कर लेना है उसके रेंज को लेके, तभी उसको अपने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में ऐड करना है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर कि जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो उसकी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो उसमें पहली चीज़ है कि जो डेटा है वो अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरह की टेम्परिंग या लॉस से वो डेटा सेफ गार्डेड होना चाहिए। थर्ड जो है कि जो डेटा है उसका इस्तेमाल इस तरह के इन्वायरमेंट में होना चाहिए कि वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, और जो कंप्लायंसेस हैं, कंफर्मिटी है, जो स्पेसिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, वो अच्छी तरीके से फुलफिल हो। और जो एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है वो हम मीट करते रहें जब भी हम रिकॉर्ड करें मैनुअली। जो भी टेस्ट रिजल्ट्स हमारे निकल के आ रहे हैं, कैलिब्रेशन रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, सैम्पलिंग रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के इन्वायरमेंट में हमें उस डेटा को डालना है जिससे हमारी जो कंप्लायंसेस हैं, कंफर्मिटी है, उस पर भी हम इंश्योर कर सकें। नेक्स्ट जो बात है वो उसमें मेंटेनेंस करने की बात है कि उस डेटा को हमको इस तरह से मेंटेन करके रखना है जिससे कि जो इंटीग्रिटी है डेटा और इंफॉर्मेशन की वो मेंटेन हो सके, ठीक है। तो ये इंटीग्रिटी के लिए पॉइंट है कि हमें इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है जो डेटा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। साथ ही साथ जो हमारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में अगर जहाँ पे भी रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ रही है, चाहे वो मैनुअल फॉर्म में हो, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हो, तो अगर हमें कोई फेल्यूर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उस पे हमारे पास करेक्टिव एक्शन लेने का हमारे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हमारे पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए जिससे हम इमीडिएट एक्शन ले पाएँ, प्रोएक्टिव मैनर में एक्शन ले पाएँ और वहाँ पे उन चीज़ों को करेक्ट कर सकें, उस फेलियर को, और फर्दर रिस्ट्रिक्ट कर सकें उस तरह के फेलियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें फर्दर देखने को मिल सकती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था इस पर्टिकुलर क्लॉज में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ जो है इस पर्टिकुलर क्लॉज में एक्सटर्नल प्रोवाइडर की बात होती है, ऑफ साइट कंट्रोलिंग की बात होती है। जब भी हमारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम किसी एक्सटर्नल प्रोवाइडर के थ्रू मैनेज होता है या फिर ऑफ साइट मैनेज होता है, तो उस केस पे भी जो लेबोरेटरी है उसको इंश्योर करना है जो भी प्रोवाइडर है, ऑपरेटर है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का, वो कंप्लाई करे जो एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स हैं ISO 17024 की 25 की, जो भी इस पर्टिकुलर क्लॉज में दी हुई हैं उन चीज़ों को, ठीक है। वो थ्रू रिकॉर्डिंग हो सकती है, मॉनिटरिंग हो सकती है, थ्रू ऑडिटिंग हो सकती है, तो उसको इंश्योर करना है इन केस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज में। यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है इंश्योर करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं लेबोरेटरी के अंदर, मैनुअल्स हैं, रेफरेंस डेटा है जो कि ज़रूरत पड़ती है लेबोरेटरी को अपनी डे टू डे वर्किंग के लिए, एक्टिविटी को रन करने के लिए, एक्सिक्यूट करने के लिए, या साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो भी डेटा है वो रीडली अवेलेबल हो सारे पर्सनल को, लेबोरेटरी के वर्क एक्टिविटी से जो रिलेटेड है। रीडली अवेलेबल का ये मतलब है कि हर तरह से क्लियर फॉर्म में वो अवेलेबल हो, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। साथ ही साथ किसी तरह का उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आउट ऑफ डेट के लिए, ऑब्सलीट को लेके सारे करंट वर्जन के हों, और फेयर फॉर्म में हो, मतलब ऐसा हो ना हो कि वो पढ़े ना जा सके। तो इस तरह से हमें डेटा को मेंटेन करना है अपने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में, इस चीज़ को लेबोरेटरी को इंश्योर करना है। फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा इस पर्टिकुलर क्लॉज में,
जो हम बात कर रहे हैं कंट्रोल ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर, वो है जो भी कैलकुलेशंस हैं या फिर डाटा ट्रांसफ़र है, उनको चेक करने की कि वो प्रॉपर हों, एप्रोप्रिएट हों, जो हमारा एक्टिविटी है या फिर रिक्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट में, और सिस्टमैटिक मैनर में किया जाए। इस चीज़ को इंश्योर करना है लेबोरेटरी को, ठीक है। जब भी हम कैलकुलेशन और डाटा ट्रांसफ़र की बात करेंगे, तो ये नॉर्मली जब रिपोर्ट होती हैं चीज़ें, टेस्ट रिजल्ट्स हों, कैलिब्रेशन रिजल्ट्स हों, सैम्पलिंग रिजल्ट्स हों, उस कंडीशन में तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और इंश्योर करना है। सो ये लास्ट क्लॉज था, लास्ट पॉइंट था, जो 7th क्लॉज हम आज डिस्कस कर रहे थे पार्ट 3 में प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट में ट्रेनिंग के ISO 17025 के हम 8th क्लॉज डिस्कस करेंगे, जिसमें मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ एनेक्शर ए है उसको डिस्कस करेंगे, और एनेक्शर बी को डिस्कस करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हम जो पार्ट 4 होगा 17025 का, उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट हो इंटरनल ऑडिटर कोर्स की, तो या फिर लैब इस्टेब्लिशमेंट की, एडवाइजरी की या एक्रेडिशन की, तो आप हमें दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो अवेलेबल है पीपीटी पे या फिर हमारे चैनल के थ्रू डिस्क्रिप्शन में, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड डे।